हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की है। और यहाँ पे हम लोग पॉलिटी मैगज़ीन को बस एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। वैसे ये मैगज़ीन कंप्लीट मैं यहाँ पे करवा चुकी हूँ, डिटेल में हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं, बट आज जो आपका यहाँ पे लेसन होने वाला है वो क्विक रिवीजन है। ये आपके ईपीएफओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जो प्रीलिम्स होने वाली है 5 सितंबर को, और जो यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाली है आपकी 10 अगस्त को। और उसके अलावा अगर आपका स्टेट पीसीएस भी है तो उसमें भी आपके लिए क्विक रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं एकदम शॉर्ट में ही टू दी पॉइंट कराने वाली हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो हमारे संविधान में आप देखोगे कि बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, ये केशवानंदन भारती केस 1973 में थी। इसी के बाद ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला निकल कर आया। इसमें क्या क्या है प्रोविज़न, तो पहले देख लेते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, एसेंशियल फीचर्स जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम से लेकर है, साथ ही मैंडेट किया गया है कि वेलफेयर स्टेट यहाँ पे बनानी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेकुलर और फ्रीडम, यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक तो हम लोग सेकुलर की बात करते हैं, इट मीन्स कि किसी भी रिलीजन को हम लोग बढ़ावा नहीं देते, ना ही किसी एक वन रिलीजन वन स्टेट का फंडा है। साथ ही फेडरल कैरेक्टर की बात करते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। साथ ही सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे तीनों बॉडी के बीच में भी है, जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। इसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है। पावर है जो जुडिशियल रिव्यू का है, ये आर्टिकल 13 में देखने को मिलेगा। जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी आपको संविधान में ये वर्ड मेंशन होते हुए नहीं दिखेगी, बट आर्टिकल 31 के तहत जो है ये जुडिशियल रिव्यू का फंडा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हार्मनी एंड बैलेंस यहाँ पे लेकर चलना है, जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, और डीपीएसपी जो पार्ट 4 में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून को ही प्रधान करते हैं हम लोग, यानी कि जो भी यहाँ पे कानून बनता है उसके फॉर्म में ही उसी को फॉलो करते हैं। साथ ही प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है आर्टिकल 14 के तहत। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है, जुडिशियल बॉडी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो हमारे संविधान को कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इफेक्टिव एक्सेस है जस्टिस का। प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें कुछ यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। और पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 का है। साथ ही अगर पावर हाई कोर्ट का देखें तो यहाँ पे दो आर्टिकल है, जो कि 226 और 227 है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, अगर उनकी यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो उनके पास दो पावर है। एक तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 में क्या कहा जाता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, बट लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ही उलटफेर करके रख सकते हैं, इसलिए लिमिटेड पावर दिया गया है। अब देखते हैं कि डॉक्ट्रिन जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का है वो किस तरीके से निकल कर आया। यहाँ पे 1951 का ये आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1951 है, जो कि एक केस है यहाँ पे संकारी प्रसाद केस, और साथ ही साथ यहाँ पे सज्जन सिंह केस का 1965 में। इसके तहत पार्लियामेंट जो है यहाँ पे लिखा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 368, उसके तहत फंडामेंटल राइट के किसी भी पार्ट को वो अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट में। तो ये दो केसेस के द्वारा ये बातें कही गई थी। फिर गोलकनाथ केस निकल कर आया, जो कि 1967 में। इसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल 368 है, इसमें पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो यहाँ पे अमेंड कर सके। साथ ही फंडामेंटल राइट को यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जाएगा। 1971 में यहाँ पे आपका दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट निकल कर आया, एक 24th, एक 25th। 24th में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे आर्टिकल 13 के तहत यहाँ पे नहीं आएगा। इट मीन्स कि जो भी कानून आर्टिकल 13 के तहत होगा वो जुडिशियल रिव्यू के पर्व्यू में नहीं आएगा। आर्टिकल 25 यहाँ पे जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। सेक्शन 2 है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कर्टेल किया गया था, क्योंकि कंपनसेशन देने की बात की गई थी। तो यहाँ पे राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। उसके बाद जो प्रेसिडेंस है वो कहा गया है कि डीपीएसपी को ओवर फंडामेंटल राइट्स देना है। और फिर उसके बाद आपका 1972 में 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि दो लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन जो है 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। टोटल 12th शेड्यूल है हमारे संविधान में, तो उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। 1973 में इसी तरीके से केशवानंदन भारती केस निकल कर आया, जिसमें कि आपको ये देखने को मिला बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का और यूएसए में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का। अगर इंडिया में बात करें तो ग्राउंड क्या होना चाहिए
ये आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को वॉयलेट किया जा रहा है तब हमारे देश के यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलेगा। और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हमारे पार्लियामेंट की जो दोनों हाउस है, इधर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी स्टार्ट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद 1/4 जो मेंबर है वो यहाँ पे चार्जेस के ऊपर साइन करेंगे, यानी कि जितने भी टोटल मेंबर है चाहे वो लोकसभा के हो और राज्यसभा के हो, उसके 1/4 मेंबर का साइन ज़रूरी है। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद 2/3 मेंबर जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है उनके द्वारा यहाँ पे साइन होना चाहिए। स्टेज 2 में क्या है कि जो ये सेकेंड हाउस में जाएगा और वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होंगे। जस्ट एग्जाम्पल कि लोकसभा में अगर इसको ओरिजिनेट किया गया है, यहाँ पे 1/4 मेंबर इसको साइन किए हैं, फिर ये राज्यसभा में जाएगा तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर चार्जेस लगे हैं वो कितने हद तक सही है। या फिर यहाँ पे अगर राज्यसभा में ये ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ के 1/4 मेंबर इसको साइन करेंगे और फिर ये सेकंड हाउस में जाएगा जो कि उस समय लोकसभा हो जाएगा। और लोकसभा में भी अगर ये पास हो गया तो सेम मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ इसको पास करना है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर जो ये इम्पीचमेंट का फंडा लगता है तो इसके लिए यहाँ पे ट्रीजन, ब्राइबरी या फिर कोई और हाई क्राइम हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं है, सिर्फ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ये इम्पीचमेंट का, वो सिर्फ लोअर हाउस में ही हो सकता है जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड डिफरेंस यहाँ पे। थर्ड डिफरेंस है कि ये सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है ये ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। फोर्थ, यहाँ पे आप देखो कि सीनेट जो है यानी कि जो अपर हाउस है उसके पास ये भेजा जाएगा और ये कोर्ट जैसा काम करेगा और यहाँ पे 2/3 जो सीनेट वोट होंगे उसी के साथ इसको पास कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आप अगर प्रोसेस देखोगे दोनों कंट्री के रिलेशन में, तो यहाँ पे इंडिया की जो प्रोसेस है वो थोड़ी टफ है और यहाँ पे जो यूएस का प्रोसेस है वो थोड़ी सी आपको जो है इजी देखने को मिलेगा और सिंपल है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे पार्डनिंग पावर, क्षमादान जो पावर है, ये हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को भी है, गवर्नर को भी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 72 याद रखना है, जिसके तहत प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे जो भी पर्सन की पनिशमेंट है उसको यहाँ पे पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमा करने के लिए जो है प्रेसिडेंट के पास 3 तरीके का पावर है। एक तो यूनियन लॉ के तहत जो भी कानून है उसके अगेंस्ट में अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे क्षमा कर सकते हैं, और कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर कोई भी सेंटेंस पास किया गया है या पनिशमेंट है उसमें क्षमा कर सकते हैं, या फिर डेथ सेंटेंस भी अगर दिया गया है, फांसी की सज़ा, उसको भी माफ़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। वहीं अगर गवर्नर की पास बात करें तो आर्टिकल 161 है, जिसके तहत गवर्नर को ये पावर दी गई है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रेसिडेंट और गवर्नर के डिफरेंस की बात करें कि यहाँ पे पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है, तो 2 यहाँ पे आपको पहलू में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक है कि जैसे प्रेसिडेंट को यहाँ पे पावर है कि वो कोर्ट मार्शल का कोई भी सेंटेंस और पनिशमेंट को वो यहाँ पे क्षमा कर सकते हैं, ये पावर यहाँ पे गवर्नर के पास नहीं है। सेकंड है कि डेथ सेंटेंस का जो यहाँ पे क्षमा करने का पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ये चीज़ें यहाँ पे गवर्नर के पास नहीं है। ओके, अब टोटल अगर हम लोग पार्डनिंग पावर देखें तो ये 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है पार्डन, इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेंटेंस है या कोई भी कॉन्विक्शन है उसको कम्प्लीटली हटा देना, पूरी तरीके से माफ़ कर देना। सेकंड है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या है कि अगर यहाँ पे आपका पनिशमेंट है तो उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जैसे अगर आजीवन कारावास है तो उसको 14 ईयर्स या 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देना। रिमीशन है कि यहाँ पे रिड्यूस कर देना, इट मीन्स कि जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है जैसे 14 ईयर्स की है तो उसको 7 ईयर्स में कम कर देना, तो 2 ईयर्स की है तो 1 ईयर्स में कर देना। तो यहाँ पे रिमीशन मतलब रिड्यूस कर देना पीरियड ऑफ सेंटेंसेस। रिस्पाइट की बात करें तो रिस्पाइट क्या होता है कि किसी स्पेशल कंडीशन में यहाँ पे कुछ पार्डन कर देना। इट मीन्स कि आप देखो कि अगर विमेन प्रेग्नेंट है या कोई इंसान यहाँ पे जो अपराधी है वो फिजिकली और डिसेबल्ड है तो उसको इस तरीके के स्पेशल फैक्ट्स के तहत जो है उनको क्षमा कर देना। रिप्राइव है, रिप्राइव कहने का मतलब है कि अगर कोई डेथ सेंटेंस है तो उसके ऊपर ये स्टे लगा सकते फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड। ओके, तो ये 5 तरीके का यहाँ पे पावर है, पार्डनिंग पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास है। गवर्नर के पास अगर हम लोग बात करें तो वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं एक डेथ सेंटेंस को, लेकिन कंप्लीटली पार्डन नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, अब कंपैरिजन देख लेते हैं कि जो पार्डनिंग पावर हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास है और यूएस प्रेसिडेंट के पास है। यूएस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि उनके पास जो पार्डनिंग पावर है वो यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सेकंड, अगर देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे कैबिनेट के एडवाइस से ही काम करते हैं, जो कि आर्टिकल 72 में लिखा गया है, और इनके पास पावर है कि वो यहाँ पे पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं पनिशमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 340 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे पावर किया गया है कि वो यहाँ पे कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
तो ये आर्टिकल याद रखना है। उसके अलावा एक केस है जिसको इंदिरा साहनी केस कहते हैं। जब भी आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इंदिरा साहनी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा कहा गया था कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि इकोनॉमिकली आप अगर कंपेयर करोगे तो कोई ना कोई यहाँ अमीर होगा, कोई ना कोई गरीब होगा। तो इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन जो हमारे देश में प्रोवाइड किया जाता है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। सेकेंड कंडीशन ये है कि 50% यहाँ पे कैप लगा दिया गया है। इट मीन्स कि वर्टिकल रिजर्वेशन में 50% से ज़्यादा यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं देनी है। क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस में देखने को मिलेगा वो भी इंदिरा साहनी केसेस से निकल कर आया है। और साथ ही आप देखो कि इनके द्वारा कहा गया था कि प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 प्रोविज़न इंदिरा साहनी केसेस का याद रखना है। उसके बाद आता है मंडल कमीशन जो कि 1990 में है। इनके द्वारा यहाँ पे अदर बैकवर्ड कमीशंस को 27% ऑफ रिजर्वेशन दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। तो जॉब देने की जो बात की गई है वो यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया। आर्टिकल 16 है जिसके क्लॉज 4 यहाँ पे लाए गए। तो आर्टिकल 16 है जिसमें कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड और प्लेस ऑफ बर्थ की, और रिलीजन भी है कि अगर आप लोग को कहीं पे भी जॉब लेनी है, कोई भी ऑक्यूपेशंस अगर आप लोग को लेना है तो यहाँ पे कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उसी में क्लॉज 4 ऐड किया गया है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे कि 15 भी है, आर्टिकल 15, जिसमें कि कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी आपका क्लॉज 4 ऐड किया गया है जो कि एजुकेशन कोटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर द मंडल कमीशंस में। तो मंडल कमीशन भी जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है वो इससे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को। फाइन, अब यहाँ पे देखिए ओबीसी कौन होते हैं, अदर बैकवर्ड जो कास्ट है वो कौन है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस है तो वो कौन है। ये एक कलेक्टिव टर्म है जो कि सरकार के द्वारा यूज़ किया जाता है उन कास्ट को क्लासीफाई करने के लिए जो कि एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड है। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ओरिजिनल ये हमारे संविधान में था। तो देखिए ओरिजिनल ये आपको संविधान में देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप देखो कि आर्टिकल 338 है जो कि यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, जो कि इनके जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो भी यहाँ पे केसेस होती थी वो यहाँ पे डील करते थे। बट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इंक्लूड था। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ने अडॉप्ट किया तो वहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोविज़न था, लेकिन ये अमेंडमेंट करके इंक्लूड किया गया। यहाँ पे आपको 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक्ट जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, तो ये याद रखना है। और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ओबीसी लिस्ट से किसको यहाँ पे बाहर करना है और किसको इंक्लूड करना है ओबीसी लिस्ट में, ये बस रिकमेंडेशन दे सकते हैं, इतना याद रखना है। इस अमेंडमेंट के थ्रू 2 यहाँ पे चेंजेस की गई। एक आर्टिकल 342A है जो कि यहाँ पे रिलेट करते हैं कि सेंट्रल लिस्ट जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का है, तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट बनती है वो अंडर आर्टिकल 342 सब क्लॉज ए है। फिर आर्टिकल 366 आता है जिसमें कि डेफिनेशन है जो कि हमारे संविधान में यूज़ किया गया है अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आर्टिकल 366 के तहत देखने को मिलेगा। अब इस बॉडी की अगर हम लोग बात करें, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पे 5 मेंबर होते हैं जिसको प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, और साथ ही साथ जो टेन्योर और कंडीशन है सर्विस का वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर की फंक्शन देखें तो यही चीज़ है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी जो भी ग्रीवियंस है उनको यहाँ पे रिजॉल्व करना है। साथ ही साथ इनके पास सिविल कोर्ट का भी पावर होता है, और इनके पास ये भी पावर है कि वो कंप्लेंट को इंक्वायरी भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करने की बात है या फिर डिप्रिवेशंस ऑफ राइट हो रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, यानी कि किसी भी देश में, हमारे देश में कौन सी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट में यूज़ करे या फिर और भी जगह यूज़ करे। तो उसके लिए कानून लाया गया है जो कि है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ठीक है, ये इसमें आप देखो कि लैंग्वेज प्रोवाइड की जाती है जो कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूनियन में या फिर पार्लियामेंट में जितने बिजनेस होते हैं उसके लिए स्टेट और एक्ट यहाँ पे सेंटर में, और सर्टेन प्रोविजंस जो कि आपका हाई कोर्ट में होता है उसके लिए लैंग्वेजेस कौन सा यूज़ किया जाए वो हम लोग इस कानून के तहत फॉलो करते हैं। इसी के तहत आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये एक बॉडी है, ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है। अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मिनिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इसको 1969 में सेटअप किया गया था, जो कि इंडियन लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही यहाँ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि माइनर माइनॉरिटी ट्राइबल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। लिंग्विस्टिक हार्मनी प्रमोट करने के लिए है कि हमारे देश में आप देखो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोली जाती है, तो उसमें एक आप देखो कि एक हार्मनी होना चाहिए, उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर क्या क्या प्रोविज़न है, तो पार्ट अगर आप देखोगे तो पार्ट है 17, जहाँ पे आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक का प्रोविज़न है। देन हमारे यहाँ एक पर्टिकुलरली स्केड्यूल है, 8 स्केड्यूल, जिसमें आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में जब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था तो उस समय 14 लैंग्वेज थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया 22 लैंग्वेज हो गया। लास्ट आप देखो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया। ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे सब प्रोविज़न भी दिया गया है हमारे संविधान में। आप देखो कि आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 1 है, जिसके तहत हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट है और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है पूरा यूनियन का। वहीं अगर आर्टिकल 343 सब क्लॉज 3 देखें तो यहाँ पे इंग्लिश को जो है इवन आफ्टर 1965 के बाद जो है इसको भी माना गया है कि इसमें आप देखो कि पार्लियामेंट इससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 344 में, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कमीशन बनाया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो ये जो कमीशन है इसमें क्या है कि इसमें चेयरपर्सन होते हैं और साथ ही कुछ अदर मेंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी स्पेसिफाइड है हमारे 8 स्केड्यूल में, और ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में भी हमने देखा कि वहाँ पे भी मेंबर को चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, उनकी टेन्योर कंडीशन सब कुछ प्रेसिडेंट ही डिफाइन करते। इसमें भी आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में भी देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कमेटी भी मेंशन की गई है, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, जिसमें कि 30 मेंबर हो और 20 जो है वो यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा से हो, और रेस्ट ऑफ द 10 पीपल्स जो है वो राज्यसभा से होनी चाहिए। तो ये कमेटी भी बनाई जाती है। चलिए अदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे देश में रहा है राइट टू प्रोटेस्ट, जो कि लंबे समय से देखने को मिला। तो राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है, तो आर्टिकल 19 है जो कि राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। तो 19(1) सब क्लॉज ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे रखा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोलने और एक्सप्रेस करने का हमें यहाँ पे फ्रीडम है। फिर राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है, और यहाँ पे आप देखो कि आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में राइट टू स्ट्राइक का कोई अधिकार नहीं है। तो ये अगर बोल दिया जाए कि अंडर 19 आर्टिकल में राइट टू स्ट्राइक का प्रोविज़न है, बट यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, नो राइट टू स्ट्राइक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी, जिसमें कि राइट टू असेंबल है, यानी कि आराम से आप असेंबली कर सकते हो, मिलजुल कर रह सकते हो, मतलब कि एक असेंबली फॉर्म कर सकते हो लेकिन बिना किसी हथियार के। फिर आपका यहाँ पे 19 सब क्लॉज 2 और 3 है, जो कि यहाँ पे स्टेट को पावर किया गया है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वो इम्पोज कर सकते हैं राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर। तो राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी है, ये कई बार ये नाम ये जो है आपको देखने को मिला, काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि शाहीन बाग के रोड को ब्लॉक कर दिया गया था दिल्ली में, वो भी जब यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे आप देखो कि वो प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आई थिंक ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच में जैसे आप देखो कि अमीश देवगन वर्सेस इस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि हेट स्पीच को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच की बात की जाती है। तो फ्री स्पीच में क्या होता है कि राइट टू कमेंट है, आपको कमेंट करने का अधिकार है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को आप फेवर कर सकते हो या फिर क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि अगर आपको सही नहीं लगता है तो। हेट स्पीच हम लोग किसको कहेंगे, हेट स्पीच कहने का मतलब होता है कि किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप को टारगेट कर अगर आप उनके बारे में कोई भी नेगेटिव बातें फैला रहे हो तो वो हेट स्पीच के तहत आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको आप लोग क्लियर रखो, फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में जो डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आर, जीरो आर, ये सारे न्यूज़ में बहुत हैं। पहले देख लेते हैं कि पार्लियामेंट में एक दिन कैसे चलता है। तो 11 बजे से पार्लियामेंट का टाइमिंग शुरू होता है, 11 से 12 में सबसे पहले क्वेश्चन आवर होते हैं, फिर जस्ट उसके बाद जो है जीरो आवर स्टार्ट होता है। जीरो आवर जो कि आपको रूल्स 377 में देखने को मिलेगा, स्पेशल मेंशन के थ्रू इसको रखा गया। फिर 1 से 2 बजे ये लंच होता है, फिर 2 से 6 बजे तक जो है ये आपका कार्यकाल चलता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे ही फर्स्ट सिटिंग होती है तो वो क्वेश्चन आवर के साथ स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आवर जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार सस्पेंड किया गया है, ये आप देखो पास्ट में भी कई बार सस्पेंड किया गया है, और पूरी अगर इंसिडेंट पूछा जाए कि टोटल कितना बार सस्पेंड किया गया तो 6 बार सस्पेंड किया गया है, ठीक है। 1962 में जो इंडोसिनो वॉर हुआ था उस समय ये सस्पेंड हुआ था। 1975-76 में इमरजेंसी लगी थी तब ये आपका सस्पेंड हुआ था।
1991 में जैसे कि आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म आ रहे थे, तब यहाँ पे आपका सस्पेंड हुआ। 2004 और 2009 है जहाँ पे सस्पेंड हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन आर है ये सेम है लोकसभा राज्यसभा में? तो नहीं। लोकसभा में अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन आर डेली चलता है, यानी कि डेली स्टार्टिंग का 1 घंटा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा में आप देखो तो ये आपका वीक में सिर्फ 2 दिन होता है। तो इसलिए दोनों का जो क्वेश्चन आर का तरीका है ये आपका चेंज है। अब कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन इस तरीके से स्टार लगाए जाते हैं, जो कि अगर स्टार्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ओरल आंसर ही देना है, यानी कि बोल के ही आंसर देना है। अनस्टार्ट क्वेश्चन है तो उसमें रिटन आंसर भी दिया जा सकता है और रिटन आंसर ही देना है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन देखें तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है जो कि ये ओरली आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आर के बाद, और क्वेश्चन जो कि प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए कि प्राइवेट मेंबर से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैटर जो भी कनेक्टेड होता है मेंबर से जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, यानी कि यहाँ पे स्पीकर की परमिशन से कोई भी केस जो मेंबर अगर सेटिस्फाइड नहीं है किसी आंसर को लेकर जो कि स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है आंसर, तो उसके लिए हाफ एन आवर का डिस्कशन भी रखा जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि 15 डेज़ प्रायर नोटिस दी जाती है स्पीकर और चेयरमैन को कि वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, और सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है लोकसभा में, और एक दिन में जो है 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राज्यसभा में बाय 1 मेंबर। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है कि एक मेंबर के द्वारा जो है सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लोकसभा में, और एक मेंबर के द्वारा सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राज्यसभा में। ओके, तो ये जो डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा का, उसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आर के बाद जस्ट स्टार्ट होता है 0 आवर। तो ये 0 आवर क्या होता है? ये 0 आवर देखिए जो है ये आपका 12 से 1 बजे तक चलता है, और टिपिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बिल होते हैं, बजट होता है, कुछ और नेशनल इंपॉर्टेंस की इश्यूज़ होती है, उसके ऊपर 1 घंटा ये डिस्कशन चलता है। ये 0 आवर आप देखो कि यहाँ पे कहीं पे भी आपका मेंशन नहीं है, इसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया गया है, और ऐसा भी नहीं है कि 0 आवर जो है हर एक दिन होना है, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन में ये मैंडेटरी कहीं पे भी नहीं है कि 0 आवर जो है हर एक दिन होना है। तो ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो टेन्योर है वो लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए न्यूज़ में था। चलिए देख लेते हैं। पहले तो समझिए कि 2 तरीके की ये पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है विच इज़ परमानेंट इन नेचर, और हर साल इसको बनाया जाता है, और एक एडहॉक कमेटी होती है विच इज़ टेम्पररी इन नेचर, और जब ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम है तो फिर इनको जो है फॉर्म किया जाता है, और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाती है इस कमेटी को डिसॉल्व कर दी जाती है। स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं फाइनेंशियल कमेटी, सेकंड वन इज़ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, थर्ड यहाँ पे कमेटी टू इंक्वायर, और फोर्थ है कमेटी टू स्क्रूटनाइज और कंट्रोल, फिफ्थ यहाँ पे कमेटी जो कि डे टू डे बिजनेस देखते हैं, एंड सिक्स्थ यहाँ पे हाउस कीपिंग कमेटी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि डिटेल स्क्रूटनी करना, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बिल लाया जा रहा है तो उसे अच्छे से देखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है कि नहीं, प्रोविजन के तहत आते हैं कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को चेक किया जाता है। साथ ही ओपोजिशन को भी ये हेल्प यहाँ पे मदद की जाती है कि वो अपनी भी पावर को यहाँ पे एक्सरसाइज कर सके। रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ इंगेज्ड होते हैं। फिनेंशियल प्रेसिडेंस जो है वो भी यहाँ पे इंश्योर हो पाती है। 2 आर्टिकल आपको याद रखना है। एक तो आर्टिकल आ गया 105, जिसमें कि आप देखो कि जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ है उनको यहाँ पे अथॉरिटी जो मिलती है वो आर्टिकल 105 से मिलती है, जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर को प्रिविलेजेस मिलता है। एंड आर्टिकल 108 है जो कि पार्लियामेंट अथॉरिटी जो है वो रूल्स यहाँ पे बनाने का जो अधिकार है वो यहाँ पे आर्टिकल 118 के तहत मिलता है। पार्लियामेंट यहाँ पे आप देखो कि कमेटी के रिकमेंडेशन से जो है वो बाउंड नहीं होते, यानी कि ये जो कमेटी यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है पार्लियामेंट को ज़रूरी नहीं है कि उनको मानना ही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इट मीन्स कि आप देखो कि ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड है, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहीं पे भी ये डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें, इसी से रिलेटेड एक केस है जिसको प्रद्युत बरदोलॉई वर्सेस स्वपन रॉय कहते हैं। यहाँ पे 4 ब्रॉड प्रिंसिपल दिया गया था, बट ठीक है इसको इतना ध्यान नहीं रखना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए। आर्टिकल 102 है जिसका सब क्लॉज 1, एंड आर्टिकल 191 जिसका सब क्लॉज 1 है। आर्टिकल 102 जो है वो यहाँ पे एमपी के लिए है, इट मीन्स कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
कि डिसक्वालिफिकेशन की प्रोविजंस जो है वो इनके लिए रखी गई है। वहीं आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 जो है वो यहाँ पे एमएलए के लिए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी के साथ आपको रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी देखने को मिलेगा। इसमें भी ये कहा गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अगर कोई होल्ड करता है तो वो डिसक्वालिफिकेशन का ग्राउंड हो जाएगा। तो ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लीगल प्रोविजन भी है हमारे यहाँ, कानून भी है एक, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1959, जिसके तहत एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी यहाँ पे ऑफिस है जिसको कि डिसक्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट राज्यसभा की इलेक्शन। तो राज्यसभा की इलेक्शन हुई है 19 सीट्स के ऊपर, वो भी 8 स्टेट में। तो अगेन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं राज्यसभा की इलेक्शन को लेकर। यहाँ पे है कि क्यों है, तो ये परमानेंट बॉडी है राज्यसभा, और लोकसभा आपका जो है 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पे 1/3 मेंबर जो है हर सेकेंड ईयर ये रिटायर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्शन होता है। अब ये इलेक्शन कैसे होता है, कौन इलेक्ट करता है, तो जो यहाँ पे एसएलए है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो यहाँ पे मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा, नॉमिनेटेड नहीं। और मेथड क्या है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर हम लोग देखें तो 4th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा कि 4th शेड्यूल में सीट एलोकेट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसके तहत आर्टिकल 80 है, जिसमें कि यहाँ पे आपको टोटल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा कि राज्यसभा की 250 है, जिसमें से 12 मेंबर यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होकर आते हैं। और राज्यसभा की जो टेन्योर्स है वो 6 ईयर्स है, बट लोकसभा की 5 ईयर्स है। अगर बाई इलेक्शन इलेक्टेड जो मेंबर है वो यहाँ पे रिमेन स्टिल रिमाइंडर ऑफ द टर्म, यानी कि वो जितना उनका समय बचा है वो उतना तक रहते हैं, जो बाई इलेक्शन बीच में इलेक्शंस के दौरान वो आते हैं। तो ठीक है, और 84 है आर्टिकल 84 में आपका मेंबर का क्वालिफिकेशन रखा गया है। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा में मिनिमम ईयर्स कितनी होनी चाहिए, 25। अदर क्वालिफिकेशन अगर देखें तो पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इतनी बातें हैं जो कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 164(1)(a है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाती है, जो कि चीफ मिनिस्टर के साथ है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट में होते हैं ना, वो 15% जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बातें कहाँ रखी गई है, आर्टिकल 164(1)(a में। और ये इंसर्ट किया गया है क्योंकि ए है, तो कैपिटल ए जहाँ देखने को मिलेगा वो आप समझ जाओ कि अमेंडमेंट के थ्रू ये आर्टिकल आपका बाद में ऐड किया गया। तो ये है 91st अमेंडमेंट जो कि हमारे संविधान में ऐड किया गया है। सेकंड है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि जो भी यहाँ पे एमपी एमएलए को प्रिविलेजेस दी जाती है, अगर उसका ब्रीच किया जाता है, उसके अगेंस्ट में काम किया जाता है, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कहते हैं। इट मीन्स कि जो भी उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई है, कुछ स्पेशल ऐसा काम करने के लिए दिया गया, छूट दिया गया है। काइंड ऑफ प्रिविलेजेस क्या होती है, छूट होती है। तो ये एमपीज़ को जो दी गई है वो आर्टिकल 105 है, और जो एमएलए को दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स को दी गई है, वो 194 है। एमपी लैड की बात करें जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट है, तो एमपी लैड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100% फंड दी जाती है। यहाँ पे हर एक एमपी को अपने चॉइस के हिसाब से उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि उनके लिए 5 करोड़ रुपीज़ पर एनम जो है दी जाती है। तो उनके अकाउंट में, हर एक एमपी के अकाउंट में दी जाती है, पर डायरेक्टली नहीं होता है। वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना चाहते हैं वहाँ के डीएम के पास वो जाता है पैसा, फिर वो पैसा आप देखो कि इनके पास आता है। तो एमपी जो है वो यहाँ पे रिकमेंड करते हैं हर एक साल कि वो यहाँ पे एटलीस्ट 15% जो एमपी लैड का इंटाइटलमेंट है वो यहाँ पे एससी पॉपुलेशंस के द्वारा यहाँ पे देना है, और 7.5% जो उस एरिया में है एसटी पॉपुलेशन, उसके द्वारा उनको पैसे दी जाती है। फिर है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, जिनका यहाँ पे जो टेन्योर है वो 1 ईयर तक एक्सटेंड किया गया है। कोरोना को देखते हुए आपको पता है कि बहुत सारे ऐसी ऑफिस है जिसकी की टेन्योर इंक्रीज़ की गई है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर्टिकल 76 है, जिसमें कि ऑफिस ऑफ एजी के बारे में बात किया जाता है। ये हमारे देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और ये ऐसे होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट करने के लिए ये क्वालिफाइड हो। साथ ही टर्म अगर हम लोग देखें कि एजी का कितना साल होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं किया गया। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पे काम करते हैं, और इनका ये हक है कि वो हाउस में जाकर बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन किसी हाउस में उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। तो ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर। तो 6 शेड्यूल की बात की जा रही है। 5th और 6th शेड्यूल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 371 देखते हैं। आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371 क्लॉज जे जो हमारे संविधान का है, इसमें स्पेशल प्रोविजन रखा गया है 11 स्टेट को लेकर, जो कि यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन इसलिए दी जाती है क्योंकि वो स्टेट में उनकी जो कल्चर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो ट्राइबल पीपल्स की हो गई या लोकल पीपल की हो गई, उनको प्रोटेक्ट करना है। साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब है तो उसको वहाँ पर डील करना होता है। ठीक है,
इनर लाइन परमिट याद होनी चाहिए, यानी कि इनर लाइन परमिट क्या होती है कि अगर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आप देखो कि 4 राज्य है जहाँ पे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेनी होगी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को अभी बाद में ऐड किया गया है। तो इनर लाइन परमिट जस्ट एक डॉक्यूमेंट है कि जैसे हम इंडियंस हैं तो हम ही इंडियंस अगर लोकल इंडियंस अगर उस राज्य में जाना चाहते हैं, ये 4 राज्य में, तो उनको ये डॉक्यूमेंट लेना होता है। और ये डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि काइंड ऑफ हमें परमिशन मिलती है कि हम लोग इस राज्य में जा सकते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है। अब ये जो इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है ये अंग्रेजों के ज़माने का है। इट मीन्स कि ये कानून लाया गया था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, जिसके तहत ये आपका डॉक्यूमेंट निकल कर आया है। ये तो हो गया हमारे इंडियंस के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट फॉरेनर्स? तो अगर फॉरेनर्स को ये 4 जगह जाना है तो यहाँ पे उनको क्या होगा कि अगर वो जाते हैं वहाँ पे रहना चाहते हैं प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, तो उनको एक स्पेशल परमिट लेना होगा जिसको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि एरिया जो नॉर्थ ईस्ट में है जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वहाँ पे स्वतंत्र रूप से वो डिस्ट्रिक्ट जो है ऑटोनोमस काउंसिल के तहत वो काम होते हैं, तो ऐसे 4 राज्य आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपका 6 शेड्यूल में मेंशन है। तो 6 शेड्यूल में है ATMM। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मणिपुर नहीं है, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम है, आसाम और त्रिपुरा है। तो आसाम में जैसे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है, डिमो हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मेघालय में भी आपको गारो हिल्स, जंतिया हिल्स और जो यहाँ पे आपका खासी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम में चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये 4 स्टेट है जो कि 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। अब इसी में 6 शेड्यूल में बात करें तो यहाँ पे आपका 2 आर्टिकल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 244 जिसमें कि एक स्पेशल सिस्टम्स यहाँ पे रखा गया है इस सारे एरिया को, जिसको हम लोग या तो शेड्यूल एरिया कहते हैं या तो ट्राइबल एरिया कहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो बातें रखी गई है वो आपका आर्टिकल 244 के तहत है। आर्टिकल 275 की बात करें तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ग्रांट प्रोवाइड की जाती है, वो भी जो भी स्टैट्यूटरी ग्रांट प्रोवाइड करने का प्रोविजन है वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है। कुछ और चीज़ें समझते हैं। आप देखो कि अरुणाचल प्रदेश को बात किया जा रहा है कि यहाँ पे 6 शेड्यूल में इंटर करने का, कि अरुणाचल प्रदेश को भी हम लोग इसको इंक्लूड करें, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो कि 368 के बाहर होगा, यानी कि 368 में जिसमें कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो संविधान को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको अरुणाचल प्रदेश को अगर हम लोग 6 शेड्यूल में रखेंगे तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है जो कि आर्टिकल आप देखोगे 338A है। इसमें रिकमेंड किया गया था कि जो लद्दाख आज के डेट में यूनियन टेरिटरी बना है इसको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना चाहिए, वो भी 6 शेड्यूल के तहत। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें कि एग्जेम्प्ट किया गया है कि 6 शेड्यूल के तहत और जो इनर लाइन परमिट एरिया है उससे उसमें ये जो है कानून अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एडवांटेजेस क्या होता है कि किसी स्टेट को अगर जैसे अरुणाचल प्रदेश के लिए डिमांड है तो क्यों ऐसा होता है कि 6 शेड्यूल में रखा जाए, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है। इस काउंसिल के तहत उस एरिया का आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता है। साथ ही ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं इनके पास पावर होता है लेजिस्लेटिव का, यानी कि वो कानून बना सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू का, इट मीन्स कि टैक्स जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देखने को मिलेगा। रेगुलेटरी क्या है कि वो स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, रोड सबको रेगुलेट कर सकते हैं। जुडिशियल पावर भी होती है। विलेज कोर्ट है जो कि ट्राइबल केसेस को वो डील करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं 5th एंड 6th शेड्यूल के बीच में। 5th शेड्यूल जो एप्लीकेबल होगा वो आप देखो आंध्र प्रदेश, इसी से तेलंगाना निकला है इसलिए तेलंगाना में भी है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान है। लेकिन 6th शेड्यूल की बात करें तो इसमें सिर्फ 4 राज्य है, वो ध्यान रखना है। काउंसिल क्रिएशन क्या है तो 5th में यहाँ पे एक्ट के थ्रू बनता है, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये सारे राज्यों में उसके थ्रू बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो कि संविधान के द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया है इस प्रोविजन को। ऑटोनोमी आप देखो तो यहाँ पे 5th शेड्यूल में क्या है कि जो पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ये यहाँ पे अप्लाई होता है। और अगर हम लोग बात करें 6th शेड्यूल की तो इसको ग्रेटर ऑटोनॉमी है, यानी कि यहाँ पे स्वतंत्रता जो है 5th शेड्यूल से ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें एडीसी का तो इनके पास मच वाइडर पावर है। जैसे आप देखो कि लेजिस्लेटिव पावर है, इनके पास जुडिशियल पावर है। लेकिन वही अगर आप 5th शेड्यूल की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बात करोगे तो इनके पास सिर्फ एडवाइजरी पावर है, वो सरकार को एडवाइस कर सकते हैं, ना ही उनके पास लेजिस्लेटिव पावर है कानून बनाने का, ना ही उनके पास जुडिशियल पावर है कि ट्राइबल पीपल की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको वो शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है वो 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात की जा रही है, ना कि 5th शेड्यूल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं बॉरोइंग पावर्स, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की कैसे कैसे होती है। तो दोनों के बीच में बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
पहले सेंटर की बात करते हैं तो अंडर आर्टिकल 292 है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अनरेस्ट्रिक्टेड पावर है कि वो बोरो कर सकती है, और ये बोरो जो है ना, बोरो लिमिट यहाँ पे आपका सेट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो 292 आर्टिकल याद रखना है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इसी आर्टिकल के तहत यहाँ पे आपको पावर दी गई है कि यहाँ पे एक एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो यहाँ पे स्टेट जो बोरो करते हैं ना, उसको यहाँ पे लिमिट किया जाता है। टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियस है कि सेंटर के द्वारा सेंटर के लिए जो बोरो करना है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने देश से भी बोरो कर सकते हैं, साथ ही बाहर से भी बोरो कर सकते हैं। लेकिन स्टेट की क्या बात होती है कि स्टेट जो सिर्फ यहाँ पे लोन रेज कर सकते हैं ना, वो डोमेस्टिकली ही कर सकते हैं अपने देश के अंदर, वो बाहर नहीं कर सकते। अदर रेस्ट्रिक्शन देखें तो सेंटर के लिए तो नहीं है। अगर स्टेट के लिए देखें तो स्टेट जो है वो बोरो कर सकते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी है, और साथ ही साथ जो है लोन रेज नहीं कर सकते अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो पहले का लोन का है ना, अगर वो सेंटर का ड्यू है तो उसको पहले क्लियर करना होगा, तभी नेक्स्ट लोन जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बात याद रखना है। अब एक बात यहाँ पे आती है न्यू, जो कि है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। तो ये जो फंड आपका क्रिएट किया गया है, ये रेवेन्यू सोर्स के लिए क्रिएट किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी स्टेट को यहाँ पे रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो कम हो गई थी। रेवेन्यू सोर्सेज नहीं, रेवेन्यू जो है यहाँ पे पैसे आए जो है वो कम हो गए थे, वही सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हुआ था। तो इसलिए ये एक अलग से सिंकिंग फंड बनाया गया है। सिंकिंग फंड एक्चुअली यहाँ पे अभी नहीं बनाया गया, ये 1999 में 2000 में बनाया गया। अब किसके द्वारा बनाया गया? तो आरबीआई के द्वारा। और क्यों बनाया गया? कि यहाँ पे जो स्टेट है ना, वो मार्केट लोन ले सके, रिडीम कर सके। ठीक है, अब ये जो फंड है ये आपका रिजर्व फंड है, और रिजर्व फंड ये आपका स्टेट्स के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब मेनली ये आपका किस लिए है कि अगर पैसे कम हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो यहाँ पे जो है एक अलग फंड का ये क्रिएशन किया गया है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके थ्रू वो यहाँ पे बोरो कर सकते हैं। ठीक है, लोन ले सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वही यहाँ पे मेंटेन करेंगे इसको रिजर्व बैंक के साथ, और एक बफर है कि उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पे रिपेमेंट भी होगी। तो इतनी पॉइंट याद रखना है। और हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट है, इससे ये फंड जो है ना बाहर मेंटेन होगा, और इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोन को रिडीम करने के लिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती है, सॉरी आरबीआई से लोन लेती है, तो लोन को यहाँ पे अगर चुकता नहीं कर पा रहे तो फिर वो फंड से जो है यहाँ पे वो पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 370 है, तो 370 अभी एब्रोगेट किया गया है, इसको स्क्रैप आउट कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। आर्टिकल 370 था क्या? तो ये टेम्प्रेरी एक आर्टिकल थी जो कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। 35A क्या था? तो 35A से क्या है कि परमानेंट रेसिडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट का अधिकार मिलता था। आर्टिकल 35A के तहत स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस यहाँ पे उनको दी जाती थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एसेसन जो है वो साइन किया गया है हमारे संविधान में। आर्टिकल 370 को पार्ट 21 में रखा गया है। ये टेम्प्रेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न है जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दिया गया है। आप देखो कि इस तरीके के जो स्क्रैप आउट किया गया है, इससे अब क्या क्या चेंजेस हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी होगी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, लेकिन अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविज़न जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगी। साथ ही इनका अपना एक अलग झंडा होता था, तो अब अलग झंडा नहीं होगा, यहाँ पे भी तिरंगा लहरेंगे हमारी। जो जम्मू एंड कश्मीर की टेन्योर है वो अब 5 ईयर्स होगी, पहले ये 6 ईयर्स होती थी, तो 5 ईयर्स होगी। पहले यहाँ पे रणबीर पीनल कोड था इनका, इट मीन्स की जो सज़ा दी जाती थी वो रणबीर पीनल कोड इनका अपना अलग चलता था, बट अब इंडियन पीनल कोड जो है वही यहाँ पे लागू होगा। आर्टिकल 356 जो है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, वो अब किसी भी स्टेट में लागू होता है। तो अब ये चीज़ आप देखो कि यूनियन टेरिटरी, क्योंकि पहले स्टेट था लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इसमें भी आपका प्रेसिडेंट रूल अब अप्लाई होगा। सेंट्रल कोटा लॉज जो है वो स्कूल और कॉलेज एडमिशन में होंगे। स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। अदर स्टेट से जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर पाएंगे, और उनको वहाँ पे रहने के लिए राइट्स भी दी जाएगी। आरटीआई यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। पहले क्या था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, वहाँ की सरकार से जवाब नहीं मांगे जाते थे, बट अब जवाब मांगे जाएंगे। तो विमेन को भी यहाँ पे राइट नहीं होता था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान था उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो कि यहाँ पे अगर विमेन जम्मू एंड कश्मीर के बाहर किसी से शादी कर लेती थी तो उनको जो प्रॉपर्टी राइट थी उससे उनको वंचित कर दिया जाता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
370 आर्टिकल के तहत अगर आप देखो तो सेंटर को यहाँ पे ज़रूरत होता था कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे लॉज को अप्लाई करे, जैसे कि आप देखो एक्सेप्ट इन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। ये 4 बात ऐसी है जो कि यहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी और अभी भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो ये कानून याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का यहाँ पे पार्लियामेंट से पास हो गया, जिससे कि ये स्टेट जो है 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है। एक तो है जम्मू एंड कश्मीर जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक है यूनियन टेरिटरी जो कि लद्दाख है, जो कि बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के है। यहाँ पे आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है 1989 का, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसकी कुछ प्रोविजन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिनके द्वारा इसको अमेंड किया गया कि वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप कर सके। इट मीन्स कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके थ्रू हमारे देश में पंचायती राज आई थी, उसके तहत आपका एक अलग स्केड्यूल यानी कि 11th स्केड्यूल ऐड हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे अलग आर्टिकल ऐड हुए, साथ ही साथ यहाँ पे 29 सब्जेक्ट है जिसमें कि पंचायती राज को यहाँ पे एम्पावर किया गया, ठीक है, एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर। तो ये चीज़ें जो है जम्मू एंड कश्मीर में कैसे इसको अप्लाई किया जाता था, तो जम्मू एंड कश्मीर में इस कानून के द्वारा वहाँ पे पंचायती राज रूल को अप्लाई किया जाता था। न्यू स्ट्रक्चर क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है जो कि एज ए न्यू गवर्नेंस यूनिट है JNK में। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड है उसको रिप्लेस करेंगे, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे कुछ MPs MLA और यहाँ पे MLC होते थे, उसके मेंबर होते थे, उनके साथ मिलकर ये हेड करते हैं। अब न्यू स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होंगे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट से, और इसको एक चेयरमैन के द्वारा हेड किया जाएगा जो कि इलेक्ट होकर ही आएंगे। इसका टर्म कितना है, तो ये 5 ईयर्स तक रहेगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो ये इंटायर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगी, और साथ ही साथ आप देखो कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसी में से कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज भी इनसे जो है एक्सक्लूड करके रखा गया है। इट मीन्स कि कुछ ऐसे एरिया है जो कि इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। इनका अगर फंक्शन देखें ये क्या काम करेंगे, तो ऑब्वियस है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, इट मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए ये प्लान करेंगे और कैपिटल कितना एक्सपेंडिचर होगा, क्या क्या खर्चे होंगे, कितनी यहाँ पे होगी, वो सारे काम करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड, पब्लिक वर्क से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और ये आप देखो कि हर एक यहाँ पे आपका बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो ये जो हल्का पंचायत है और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है इसके फंक्शंस को ओवरसीज करेंगे, जो कि यहाँ पे 1989 इसी कानून के तहत ये बना है। तो इतनी प्रोविजंस जो इसकी है उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका सेंट्रल अमेंड लैंड लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर, तो सेंटर के द्वारा ये अमेंड किया गया है। तो यहाँ पे क्या रखा गया है कि सेंटर के द्वारा जो है गवर्नमेंट यहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट है उसको यहाँ पे हटा दी है, और क्योंकि आर्टिकल 35A के तहत जो है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट यहाँ पे हक दिया जाता था, और वैसे लोग जो है उन्हीं को वहाँ पे हक होता था कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं, वहाँ की जॉब ले सकते हैं। बट इस चीज़ को हटा दिया गया है, और साथ ही साथ इस न्यू लॉ के तहत क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो लैंड को ट्रांसफ़र भी कर सकती है किसी भी इंसान के फेवर में और इंस्टीट्यूशन के फेवर में, अगर वो हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए या फिर वहाँ पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ज़मीन को यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका नया कानून लैंड लॉ लाया गया है, इसमें क्या है कि पहले वहाँ के सिर्फ रेसिडेंट ही को हक था कि वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन को खरीद सकते हैं, बट अब जो बाहर के भी है, इट मीन्स कि मान लीजिए महाराष्ट्र के, गुजरात के, वहाँ के भी लोग जाकर जम्मू एंड कश्मीर में अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। और इस अमेंडमेंट से क्या हुआ कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है ना उसको नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाना है, जो खेती वाला ज़मीन है वो यहाँ पे किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लोकसभा के द्वारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल भी लाया गया है 2020 में, जिसके तहत ये कहा गया है कि पहले क्या था कि सिर्फ इंग्लिश और उर्दू वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा वहाँ पे इंक्लूड करना है। पार्ट यहाँ पे आप देखो कि 27 है, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 है हमारे संविधान का, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करते हैं, और आर्टिकल 343 है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन का हिंदी होना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये चीज़ें आर्टिकल 343 के तहत कहा गया है, ठीक है। तो इतनी बातें भी याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल पे। तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे सेटअप किया जाता है, तो पहले ये रिकमेंडेशन आया था वो किस कमीशन के तहत, तो सरकरिया कमीशन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको 1990 में सेटअप किया गया था, और हमारे संविधान में अगर देखें तो आर्टिकल 263 है जो कि यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बॉडी कहा जाता है। फीचर क्या है, एक्चुअली ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, यानी कि रिकमेंड देते हैं इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेकर।
साथ ही यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट है उसको सलाह मशवरा यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस को प्रमोट करते हैं। ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा के लिए ये ऐसा नहीं है कि बना है तो बना ही रह गया। चेयरपर्सन अगर देखें तो यहाँ पे पीएम होते हैं और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सीएम होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स है जिसमें कि होम मिनिस्टर है और इनको यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल अगर देखें तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होते हैं तो होम मिनिस्टर होते हैं, इनके साथ 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 सीएम होते हैं। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अमेंडमेंट अगर देखें तो 1990 के ऑर्डर को अमेंड किया गया। इसमें क्या है कि गवर्नर जो है कास्ट इन केस जो स्टेट है ना प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है उसके तहत जो स्टेट है उसको गवर्नर यहाँ पे अटेंड करेंगे। इट मीन्स कि वो प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे तो सीएम वगैरह अटेंड नहीं कर सकते, तो वहाँ के गवर्नर अटेंड करेंगे। और नॉमिनेशंस जो है यहाँ पे चेयरमैन ऑफ परमानेंट इनवाइटीज वो यहाँ पे आपके दूसरे यूनियन मिनिस्टर से भी हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। एक्चुअली अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो निकल कर आया। इनका बॉर्डर डिस्प्यूट आप देखो कि 7000 स्क्वायर किलोमीटर तक है। तो इस तरीके के बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस तरीके का प्रोविज़न है वो समझिए। बॉर्डर डिस्प्यूट को यानी कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए एक तो हमारे आप स्केड्यूल 1 में देखोगे जो आर्टिकल 3 है जिसके तहत यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो नए स्टेट का फॉर्म कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टेट के एरिया को अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री और उस स्टेट के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। ये हक किसके पास है तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास है। वहीं आर्टिकल 131 देखें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो यहाँ पे सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट को डील करते हैं। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 263 देखें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया कि वो इंटर स्टेट काउंसिल को क्रिएट कर सकते हैं जिसके तहत जो बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर इंटर स्टेट में कोई भी तरीके की डिस्प्यूट है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है। फाइन, तो 3 आर्टिकल है यहाँ पे। सबसे पहले आर्टिकल 3 है जिसके तहत पार्लियामेंट को यहाँ पे एम्पावर किया गया। आर्टिकल 131 है जो कि सुप्रीम कोर्ट इसको डील करती है और आर्टिकल 263 है जिसमें कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है। फाइन, अब आते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे चूज़ किया गया है। इट मीन्स कि अति पिछड़ा जिला जिसमें से 117 था पहले लेकिन इसको फिर 116 किया गया। तो ऐसे जिले जो कि वहाँ के लोगों को बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं मिलता, वो सारे बेसिक नीड्स को पूरा कराने के लिए नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं और इसमें क्या क्या बातें की गई है। एक्चुअली ये प्रोग्राम है जिसमें कि मेनली आप लोग देखो कि यहाँ पे भी उसी तरीके का बेटर काम करना है और इस प्रोग्राम के तहत इंडिया की जो 739 डिस्ट्रिक्ट है उसको लाया गया और जिसमें से आप देखो ये कहा जा रहा है कि 739 डिस्ट्रिक्ट्स में से 112 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें से 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी अफेक्टेड एरिया है। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है किसके ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पे 6 मेन थीम है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि हर लोग को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना, स्किल डेवलपमेंट है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर अगर प्रोग्राम की देखें तो सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग है जो कि इस प्रोग्राम को देखेंगे एंड स्टेट लेवल पे देखें तो मेन ड्राइवर्स जो है वो थोड़ा चेंजेस में है कि किस तरीके से चेंजेस हो रही है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखें तो एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होंगे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक में होंगे जो कि यहाँ पे फीडबैक देंगे और रिकमेंडेशन भी देंगे। इस प्रोग्राम के तहत देखें तो नीति आयोग के द्वारा एक डेल्टा रैंकिंग भी रिलीज़ की जाती है जिसके तहत जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना उनको रैंक की जाती है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब आते हैं जुडिशरी पार्ट में। तो जुडिशरी पार्ट में सबसे फर्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहने का क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोर्ट की निंदा करना। इट मीन्स कि ऐसा एक्ट करना या फिर ऐसा काम करना, ऐसा बोल देना या फिर ऐसा बिहेव करना जिससे कि ये शो हो जाए कि जो कोर्ट है हमारी उसकी डिग्निटी को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, एक तरीके का अपराध ये शो हो रहा है, तो उसे हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा कि मुलगांवकर प्रिंसिपल है या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि मुलगांवकर प्रिंसिपल्स जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक केस निकल कर आया जिसे एस मुलगांवकर वर्सेस अननोन कहा गया है 1978 का। ये एक केस है जिसमें कि यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग आगे बात करें तो एक आर्टिकल है जो कि अगेन यहाँ पे न्यूज़ में रहता है जिसको कहते हैं आर्टिकल 261। आर्टिकल 261 में कहा गया है कि फुल फेथ और जो क्रेडिट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे इंडिया को यानी कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए टू पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग, हमारे यूनियन का और हर एक स्टेट का।
तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, सबसे पहले है कि आर्टिकल 261, इट मीन्स कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में पूरी तरीके से विश्वास रखना है और क्रेडिट भी यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग को जानी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 19(2) है, ये फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, जिसमें कि 6 तरीके की आपको फ्रीडम देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका फ्रीडम है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, फ्रीडम है कि आप यहाँ पे असेंबल कर सकते हो, फ्रीडम है आपको बोलने का, एक्सप्रेस करने का। तो ये सारी फ्रीडम में जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो यहाँ पे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के दौरान लगाई जाती है। अब यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और हाई कोर्ट को दी गई है। इसके अलावा और भी कोई कोर्ट के पास ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं होता है। तो इनको किस आर्टिकल के तहत ये पावर मिली है कि पनिश कर सकते हैं? यहाँ पे आर्टिकल 129 है और 215 है। तो 129 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अगर निंदा की जाती है तो उसके लिए यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है। 215 सेम यहाँ पे प्रोविजंस जो है वो हाई कोर्ट के लिए है। आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो यहाँ पे पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट के लिए और किसी भी इंसान को लेकर जो भी यहाँ पे निंदा करते हैं कोर्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे लीगल प्रोविजन देखते हैं तो यस, हमारे यहाँ एक कानून भी है जिसे हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहते हैं। तो इस कोर्ट के तहत जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे कह रहे, जो डेफिनेशन मैं बताई हूँ वो इस कानून के द्वारा है। हमारे संविधान में आपको कहीं पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डेफिनेशंस देखने को नहीं मिलेगा, बस प्रोविजन है जो कि आपको आर्टिकल 129 और 215 में देखने को मिलता है। सिविल कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट जो है वो दो तरीके का है। सिविल कंटेम्प्ट है, इट मीन्स कि अगर जज की या कोई जजमेंट की ऑर्डर अगर दी जा रही, कोई जजमेंट दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर उसको डिसओबे किया जा रहा है तो ये आपका किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर द सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहने का मतलब है कि कोर्ट के जो यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है तो उसमें इंटरफेयर करना इंटेंशनली, 6 मंथ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है और 2000 फाइन है। और साथ ही साथ इतनी बातें याद रखनी है, एग्जाम्शन में क्या है कि फेयर और एक्यूरेट अगर रिपोर्टिंग हो रही है जुडिशियल प्रोसीडिंग की तो उसमें यहाँ पे कंटेम्प्ट नहीं होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन नहीं आएगा। फेयर क्रिटिसिज्म अगर किया जा रहा है, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे जजमेंट है लेकिन वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अगर किया जा रहा है लेकिन वो भी पॉजिटिव किया जा रहा है तो उसमें आपका कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। और मेयर डिफेमेटरी अटैक ऑन जज है, नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर इन प्रोसीडिंग, यानी कि इंटेंशनली अगर प्रोसीडिंग में इंटरफेयर किया जा रहा है तो उसको कंटेम्प्ट कहा जाएगा, लेकिन इंटेंशनली अगर इंटरफेयर नहीं कर रहे तो उसको कंटेम्प्ट के कैटेगरी में हम लोग नहीं रखेंगे। 2006 में अमेंडेड इंट्रोड्यूस्ड ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? एक वैलिड डिफेंस है जो कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रखा जाता है कि सच बोलना, जो कि पब्लिक डिफेंस के लिए यानी कि बहुत सारे लोगों की बचाव के लिए यहाँ पे अगर सच बोला जाए तो वो भी एग्जेम्पशंस है, उसको यहाँ पे कंटेम्प्ट के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको यहाँ पे रिमूव करने के लिए उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, तो अभी इसी तरीके का काम आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस के द्वारा एक यहाँ पे लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, और उनके ऊपर ये लगाया गया है कि जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके ऊपर मिसकंडक्ट का यहाँ पे आरोप है। तो ये तो ठीक है, जो भी कहानी है वो कहानी रहने दीजिए, लेकिन आपको ये बेसिकली समझना है कि यहाँ पे मुद्दा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो रिमूवल प्रोसीडिंग जो आपको देखने को मिलेगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 है। सो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 है जिसके तहत जो है रिमूवल प्रोसीडिंग देखने को मिलेगा। तो कंप्लेन कौन फाइल कर सकते हैं ये देखना है। तो पहले देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा से 100 मेंबर को यहाँ पे एक नोटिस में साइन करना होता है और राज्यसभा से 50 मेंबर्स को यहाँ पे साइन करना होता है। चार्जेस तो लग सकता है कि जजेस के द्वारा या तो मिसबिहेव किया गया है या फिर जज इनकैपेसिटी है। इट मीन्स कि जज जो है उस तरीके का जजमेंट डिलीवर करने के कैपेबल नहीं है, या फिर वो जो है किसी और तरीके से बाय फिजिकली वो इनकैपेबल है, या फिर उनके द्वारा कोई मिसबिहेवियर किया गया है। तो ये दो ग्राउंड में उनको जो है रिमूव किया जा सकता है। पर्सन टू होम कंप्लेन मस्ट बी फाइल्ड, इट मीन्स कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होने चाहिए, जैसे लोकसभा के स्पीकर है, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके पास ये कंप्लेन फाइल किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है आपका इनिशियल लेवल पे इंक्वायरी होता है। अगर ये नोटिस आपका ऑर्डर में आ जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं जो कि इस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करें। और ये कमेटी जो है इसमें कौन कौन होते हैं 3 मेंबर में? तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते, और एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होते। इट मीन्स कि अपने फील्ड में, इस लॉ फील्ड में जो महान इंसान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होते हैं, उनको इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। ठीक है, इन हाउस प्रोसीजर अगर सुप्रीम कोर्ट की देखें
तो कंप्लेन ऑफ जो मिसकंडक्ट है वो यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा यहाँ पे फाइल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे इन हाउस प्रोसीजर अगर चल रहा है तो उस समय कौन यहाँ पे पर्सन है जो कि कंप्लेन फाइल करना है किनके पास, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो डिटरमाइन करे कि जो कंप्लेन है वो यहाँ पे सही है, सीरियस है या फिर एवी है, झूठ है। अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस तरीके से देख ले कि कंप्लेन जो है इसमें सीरियस मिसकंडक्ट है और इम्प्रॉपरिटी है, तो वो यहाँ पे रिस्पांस करेंगे, यानी कि जो कंसर्न जज है उनको लेकर यहाँ पे रिस्पांस करेंगे। फिर उनका जो भी यहाँ पे जवाब होगा और जो सपोर्टिंग मटेरियल होगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा लगेगा कि कंप्लेन में और भी ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, तब यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। और ये जो कमेटी होगी इसमें 3 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और 2 चीफ जस्टिस होंगे दूसरे हाई कोर्ट के। तो ये चीज़ें याद रखनी कि इन हाउस प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट का कैसे चलता है। साथ ही अगर देखें तो 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट की सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन है, तो यहाँ पे क्या था कि रिटन कंप्लेन यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट जो है विमेन के द्वारा दिया गया। जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेन कमेटी जो है वो बनाई जानी चाहिए। साथ ही अगर ये जो कमेटी है ये अगर सेटिस्फाइड है, तो कंप्लेन अगर जेन्युइन है, तो इसमें 3 मेंबर यहाँ पे इंटरनल सब कमेटी बनाए जाएंगे जो कि इस कंप्लेन को इंक्वायरी करेंगे। ये जो कमेटी होगी इसमें मेंबर होंगे इस कमीशन के और पर्सन होंगे जो कि इस कमीशन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मेजोरिटी मेंबर्स जो होंगे जो कि एक विमेन होनी चाहिए और वो इस कमीशन के बाहर के आउटसाइडर मेंबर होंगे। तो ये तीनों तरीके से आपको याद रखना है। मेनली जो हमारे संविधान में है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 के तहत किस तरीके से प्रोविज़न है, जो कि आप लोग एम लक्ष्मीकांत में भी पढ़े होंगे। ये आपका जो प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते ई लोक अदालत की बात की जाती है। तो ई लोक अदालत यानी कि ऑनलाइन आपका लोक अदालत है। लोक अदालत मीन्स लोगों की अदालत है। ये आपका कोर्ट से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और ई लोक अदालत जिसमें कि आप देखो कि जो चेयरमैन होते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, लॉयर और जो सोशल वर्कर है वो इसके मेंबर होते हैं। एक्चुअली ये जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से निकल कर आया कि कोर्ट के बाहर भी जो केसेस है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, और मेनली ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ई लोक अदालत यानी कि लोक अदालत में ये सिविल कोर्ट का यहाँ पे आपका पावर रहता है और ये फाइनल और बाइंडिंग माना जाता है। इट मीन्स कि लोक अदालत के द्वारा जो भी यहाँ पे अपील की ऑर्डर दी जाती है वो सब फाइनल और बाइंडिंग होती है सारी पार्टीज़ में। साथ ही कोई भी यहाँ पे अपील की कोई इस तरीके का जो ऑर्डर दे दिया जाता है तो उसको आगे लेकर कोई भी कोर्ट में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे देश में छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य बन चुका है जो कि स्टेट लेवल ई लोक अदालत इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए ई लोक अदालत जो है इसके अलावा भी आप देखो कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है हमारे देश में। एक तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा क्या है ना कि कोर्ट में क्या है कि तारीख पे तारीख और लंबे समय से आप देख रहे हो कि केसेस पेंडिंग हैं, तो एक बाहरी तरीके से किसी तरीके से शॉर्ट आउट हो जाए उसके लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है हमारे यहाँ पे, और ये मेनली काम करते हैं नेचुरल जस्टिस के बेसिस में। और ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट इस तरीके का लाया गया तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत लाया गया 1987 में, जो कि अभी नया कानून आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत इसको किसी भी तरीके से हमारे देश में इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके कंसेप्ट में आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। साथ ही साथ आप देखो इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड यानी कि फ्री में जो है कानूनी सहायता प्रोवाइड करने की बात की जाती है, जो कि DPSP में आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा आर्टिकल 39A में है। ठीक है, अमेंडमेंट करके ये आर्टिकल लाया गया है। 4 तरीके से होता है। एक तो है आर्बिट्रेशन जिसमें कि आप देखो कि एक आर्बिट्रेटर होते हैं, ये मिडिल मैन है, ये पार्टी A है, ये पार्टी B है, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया है, ये मिडिल मैन है जिसे हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। ये यहाँ पे एविडेंस के बेसिस पे जो है इनकी जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करते हैं, और ये आपका बाइंडिंग अवार्ड है। इट मीन्स कि इनमें जो ऑर्डर दी जाती है वो बाइंडिंग है, मानना ही पड़ेगा ये दोनों पार्टी को। इसके अलावा एक नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन मीन्स क्या होता है कि A पार्टी है और B पार्टी है, इसमें कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है, ये दोनों आपस में ही बात करेंगे, बात करके यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन ये निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा थर्ड आपको कंसिलिएशन देखने को मिलेगा। तो कंसिलिएशन नॉन बाइंडिंग के नेचर में होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होते हैं जिनको हम लोग कंसिलिएटर कहते हैं। वो क्या करते हैं कि पार्टी A और पार्टी B को यहाँ पे लॉ के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं कानून को लेकर।
उसके बाद आपको मेडिएशन देखने को मिलेगा। तो मेडिएशन में क्या है कि एक मेडिटेटर होते हैं जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में। तो ये 4 तरीका है जो कि अगर कोई भी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना है कोर्ट के बाहर तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि 2021 में फिर से ये बिल लाया गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले वाली जो कानून है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हमारा जो 2019 का एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उससे ये निकल कर आया है। ये कैसी बॉडी है, तो ये एक देखो कि यहाँ पे ये कानून से बन के आया है। इट मीन्स कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बॉडी है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक चेयरपर्सन होते, और चेयरपर्सन कौन होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या चीफ जस्टिस होंगे, या फिर हाई कोर्ट के जज होंगे, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके इनको अपॉइंट किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे फुल 2 मेंबर यहाँ पे होंगे, फुल टाइम मेंबर। और साथ ही साथ आप देखो तो इतना तो ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात है। इसके बाद अगर हम लोग मेडिएशन ये कैसे आपका फोर्स में आया, तो सिंगापुर कन्वेंशन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा सिंगापुर कन्वेंशन ये किससे रिलेटेड है, तो ये मेडिएशन से रिलेटेड है। इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट ट्रीटी है जो कि सिंगापुर के नाम पे है। एक्चुअली यहीं से निकल कर आया है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से सेटलमेंट किया जाए, तो मीडिएशन के थ्रू सेटलमेंट किया जाता है पार्टीज़ के बीच में, तो इसलिए इसको सिंगापुर कन्वेंशन कहते हैं। और साथ ही अगर देखें तो इंडिया को भी इस कन्वेंशन से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इससे हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिलीज़ की जाती है हर साल, जिसमें कि देखा जाता है कि किसी कंट्री में अगर बिज़नेस करनी है तो उसके लिए कितना हेल्दी इन्वायरमेंट है। इसमें हमारी रैंक लगातार इंक्रीज़ हो रही है, और आपको बताना है कि लास्ट हमारी जो है ये कब पब्लिश की गई थी और उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या था। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं, छोटी छोटी बट मोटी बातें, जैसे कि न्याय बंधु ऐप है, तो ये ऐप को अब उमंग ऐप में ले आया गया। तो उमंग ऐप क्या है, जो कि 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें मेजर जो गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज है ना, वो आपको सिंगल मोबाइल ऐप में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लार्जर गोल है कि गवर्नमेंट को कैसे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन तक सिटीजन्स तक पहुँचाया जाए, सरकार को कैसे जो है सिटीजन से कनेक्ट किया जाए, तो ये उमंग ऐप के थ्रू जो है बहुत बेटर यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्मूला है। ये एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जो कि मीटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। 660 सर्विसेज है जो कि 127 डिपार्टमेंट और 25 स्टेट की है, जो कि आपको इस ऐप में देखने को मिलेगा, ठीक है। न्याय बंधु की बात करें तो इसे भी यहाँ पे लाया गया है। न्याय बंधु इट मीन्स कि आप जस्टिस से रिलेटेड ये देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इसको जो है आपका इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि एक फ्रेमवर्क बनाई गई है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, जो कि हमारे देश में देने की बात की गई है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस पिटीशन है, तो ये आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन है। हैबियस कॉर्पस की मतलब होती है यू मस्ट हैव द बॉडी। इट मीन्स कि अगर आपको कोई पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है, तो आपको जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, बट आपके बॉडी के साथ, तो इसको कहते हैं यू मस्ट हैव द बॉडी। ये इंडिविजुअल लिबर्टी को शो करता है। इट मीन्स कि अगर किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको जो है ना, आपके बिहाफ में कुछ नहीं जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, आपको उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। इसको इशू किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। इसके बाद आते हैं यहाँ पे राइट टू शिबेटशिप है। तो शिबेटशिप राइट क्या होता है, ये एक राइट है जो कि फिनेंशियल अफेयर्स, यानी कि भगवान सबके जो यहाँ पे फिनेंशियल अफेयर्स है उसको मैनेज किया जाता है इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्टी, जिसे शिबेटशिप कहते हैं। और शिबैत जो है एक मैनेजर होते हैं जो कि प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इलेक्शन में। तो इलेक्शन में फर्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार की 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो फंडा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए, एक ही टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि हमारे संविधान में इस शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया, बट आर्टिकल 83 है जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा के पास एक नॉर्मल टर्म है 5 ईयर्स का, जब से वो उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। साथ ही आर्टिकल 85 है जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकते हैं यूनियन कैबिनेट के एडवाइस में। आर्टिकल 172 है जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 ईयर टर्म रखा गया। और आर्टिकल 174 है जिसमें गवर्नर के पास ये पावर है कि वो स्टेट असेंबलीज़ को स्टेट कैबिनेट के एडवाइस में डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऐसे आर्टिकल है जिसमें कि यहाँ पे चेंजेस करने होंगे अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करानी है तो,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अब तक साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हुआ था। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है 1967 तक रहा था, फिर उसके बाद ये आइडिया जो है ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर से इसको लाने की बात की जा रही है। तो देखते हैं कब से क्या हो पाता है। कॉमन इलेक्टोरल रोल, तो कॉमन इलेक्टोरल रोल है क्या? स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि यहाँ पे म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन को जो है सुपरवाइज करते हैं। तो वो यहाँ पे फ्री है कि वो अपने खुद की जो इलेक्टोरल रोल्स है लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए वो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज जो है ये यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको। साथ ही हर एक स्टेट का जो यहाँ पे आपका इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे सेपरेट स्टेट एक्ट यानी कि हर एक राज्य का अपना कानून होता है, उसके तहत ये काम करते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो लॉ कमीशन के द्वारा भी रिकमेंड किया गया था कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, और 2015 में इनकी जो 255th रिपोर्ट थी उसके तहत इनके बारे में इनके द्वारा कहा गया था। अगर हम लोग देखें कि कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी कि हर एक राज्य का जो है एक ऐसा इलेक्टोरल रोल होना चाहिए जो कि हर एक राज्य को वही रूल्स फॉलो करना हो, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, वो भी आर्टिकल 243 के एंड 243 जेड ए। ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कि 243 के एंड 243 जेड ए, तो यहाँ पे पावर दिया गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो लोकल बॉडी है जिनकी इलेक्शन करानी है तो उसका सुपरिटेंडेंस करना है, डायरेक्शन करना है, कंट्रोल करना है, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शन जो है कंडक्ट करानी है। तो ये दोनों बातें कहाँ रखी गई है? तो आर्टिकल ये है। ठीक है। जितनी भी आर्टिकल अभी तक हमने देखा है इसे ध्यान रखिए, मैं एक अलग से रिलेशन बना दूंगी आप लोग के लिए जिसमें कि सिर्फ आर्टिकल्स होंगे। ठीक है। जितने भी आर्टिकल्स आपके न्यूज़ में रहे हैं तो एटलीस्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आए तो वो आपका ना छूटे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, तो आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हमेशा न्यूज़ में रहता है। ये है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये ध्यान रखिए इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पे डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर डोनेशन देनी है तो ये एक तरीके का बॉन्ड के फॉर्म में, और इसमें इंटरेस्ट फ्री रखा गया है। कौन यहाँ पे इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं? तो यहाँ पे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई भी बॉडी जो हमारे देश में है। बॉन्ड डिनोमिनेशन क्या होगा? तो बॉन्ड डिनोमिनेशन यहाँ पे 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन और 10 मिलियन के टर्म्स में होगा, और इसको परचेज़ किया जाएगा सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ एसबीआई से। तो ये भी ध्यान रखना है। इस तरीके की जो बॉन्ड है वो कब यहाँ पे लाई जाती है? तो ये अवेलेबल रहता है 10 दिन, हर एक जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। इट मीन्स कि हर एक क्वार्टर जब स्टार्ट होता है 4 क्वार्टर होती है जिसमें कि एक क्वार्टर में 3 महीने देखने को मिलेगा, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। ठीक है। तो ये 3 महीने का रहता है क्योंकि अप्रैल से हमारा सब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप देखो कि अप्रैल हो गया, फिर यहाँ पे जुलाई है तो जुलाई सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ, फिर अक्टूबर है, यहाँ पे अक्टूबर हो गया, फिर फोर्थ क्वार्टर यहाँ पे जनवरी है। तो ये चारों महीने के फर्स्ट 10 डेज जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। लाइफ स्पैन देखें तो जब से इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे परचेज़ किया जाता है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही देना है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, तो आई होप कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए 2 डिफरेंस बताइए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ और अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में 2 डिफरेंस। ओके। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही यहाँ पे आप दे सकते हो डोनेशंस जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में, तो वो 15 डेज तक ही इसकी वैलिडिटी रहेगी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि एलिजिबल है इस तरीके का डोनेशंस लेने के लिए? तो वैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि एटलीस्ट 1% वोट जो है वो सिक्योर कर रखी है लास्ट लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज़ में, और रजिस्टर्ड है सेक्शन 29A जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स जो है वो कब लाया गया था? तो यूनियन बजट 2017-18 में। ठीक है। ये बेसिक है, इसको ध्यान रखिएगा। वोटिंग राइट टू एनआरआई के बारे में कहा जा रहा है कि वोटिंग राइट इन्हें देना चाहिए। इससे पहले आपको पोस्टल बैलेट पता होना चाहिए। पोस्टल बैलेट क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ वोटिंग होती है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिकली करना है। ईटीपीबी में ये डिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर होता है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर बाय पोस्ट इसको रिटर्न किया जाता है। ईटीपीबी में क्या है ना कि पोस्टल बैलेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली या फिर ईमेल के थ्रू जो है ये डिस्पैच कर दिया जाता है। जस्ट इमेजिन कि मैं देश के बाहर हूँ लेकिन अपने देश में अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो मैं वोट करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या होगा कि मुझे एक रिटर्निंग ऑफिसर होते उनको मुझे बताना होगा, तो वो मुझे इस तरीके से मेरे मेल पे ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो बैलेट भेजेंगे जिसमें मुझे क्या करना है कि सारे यहाँ पे उम्मीदवार का नाम होगा, मुझे जिसे यहाँ पे वोट देनी है मैं उसके सामने ऐसा टिक करूँगी और बाय पोस्ट उन्हें जो है ये भेज दूँगी। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो ईटीपीबी ये जो इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट पेपर है
ये आपका ओवरसीज़ वोटर्स के लिए। तो गवर्नमेंट को सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है कि कंडक्ट ऑफ जो इलेक्शन रूल्स 1961 है उसको वो अमेंड करे। यहाँ पे इसको लाने के लिए जो है ना एक्सटेंड करने के लिए, जैसे एनआरआई के लिए यहाँ पे रखा जा रहा है, तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट की जो है हामी की ज़रूरत है, सिर्फ सरकार जो है यहाँ पे थोड़ा अमेंड कर देगी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का। यहाँ पे 3 कैटेगरी है इलेक्शन का। जैसे जनरल इलेक्शन है तो रेगुलर रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे अगर 18 ईयर्स है तो वो क्वालिफाइड, वो यहाँ पे वोट दे सकते हैं। ओवरसीज़ इलेक्टर्स है जैसे एनआरआई है तो उनके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। सर्विस इलेक्टर्स है जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि जो सर्विस में है कौन है, आर्म फोर्सेस के मैन होते हैं, पर्सन होते हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एम्प्लॉयड है लेकिन वो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। तो सर्विस इलेक्टोरल्स जो है ये एक ऑप्शन है कि यहाँ पे वोटिंग आपको देना है या तो पोस्टल बैलेट के थ्रू या तो प्रॉक्सी वोटर के थ्रू। प्रॉक्सी भी होता है कि आप किसी को कह दो वो आपकी तरफ से जो है वोट दे देगा, ठीक है। तो ये सर्विस इलेक्टोरल्स के लिए ये आपका एलिजिबल है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो मैं इन्फॉर्म करूँगी वो 5 दिन के विदिन करना होगा, यानी कि इलेक्शन का जब से नोटिफिकेशन लाया जाएगा तब से 5 दिन दिए जाएंगे, इसी के बीच में मुझे यहाँ पर इनको इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। देखिए ये सब जो है क्रक्स पॉइंट होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। एनआरआई वर्सेस यहाँ पे ओवरसीज़ इलेक्ट्रॉल की बात की जा रही है। तो एनआरआई और जो ओवरसीज़ इलेक्ट्रॉल है ये होते कौन है? ये वैसे लोग होते हैं जो कि होते तो है इंडिया के सिटीजन बट हमारे कंट्री में रहते नहीं हैं। वो बाहर रहते हैं, या तो वो पढ़ने के लिए बाहर गए या नौकरी करने के लिए बाहर गए, ठीक है, लेकिन दूसरे कंट्री का जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर नहीं किए, उनका जो नागरिकता का यहाँ पे सिटीजनशिप है वो इंडिया का ही है। तो वैसे लोगों को यहाँ पे आप देखो कि एलिजिबल होते कि वोटर्स के जैसा जो है रजिस्टर कर सके, क्योंकि जिनके पास हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे वोटिंग दे कर सकते हैं। अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग देखें तो इनके द्वारा बताया जाता है कि हमारे देश के 3.10 करोड़ जो एनआरआई है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, तो ये भी बात है। करंट प्रोसेस अगर हम लोग देखें जो वोटिंग होता है एनआरआई का, तो वोटिंग अगर राइट देखें एनआरआई का तो वो यहाँ पे 2011 में इसको लाया गया था अमेंडमेंट करके, और किसमें, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। एक एनआरआई जो है वो यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे वो रहते हैं वो वोट कर सकते हैं, जैसे उनके पासपोर्ट में मेंशन्ड है। और शी कैन ओनली वोट इन पर्सन, यानी कि वो यहाँ पे आकर ही यहाँ पे वोट कर सकते हैं, वो और भी उनको कोई तरीका नहीं है। इससे पहले क्या था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यहाँ पे अमेंडमेंट बिल लाया गया 2017 में, जिसमें ये प्रपोज किया गया था कि जो एक्सटेंडेड यहाँ पे करना चाहिए, जो प्रॉक्सी वोटिंग है ना वो ओवरसीज़ इंडियंस को भी देनी चाहिए, बट ये लैप्स हो गया था क्योंकि 16th लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में देखते हैं, तो ये है क्या, देखिए ये जो है लिमिट और बाउंड्री, कोई भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना हमारे देश में, तो इसकी बाउंड्री को ये लिमिट करते हैं, ये फिक्स करते हैं, इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं इसको। हमारे संविधान में कहाँ इनकी बातें की गई है, तो आर्टिकल 82 है, जिसमें कि पार्लियामेंट यानी कि हर एक सेंसस के बाद, सेंसस जो आप देखते हो कि हर 10 साल में होता है, इस साल भी आपका सेंसस आने वाला है, देखते आता है कि नहीं, तो हर एक सेंसस के बाद पार्लियामेंट जो है डीलिमिटेशन एक्ट को यहाँ पे इनैक्ट करती है। और आर्टिकल 170 है जिसमें कि सेम एक्ट जो है वो अप्लाई होता है स्टेट डिलिमिटेशंस के लिए। प्रीवियस कितने कमीशन यहाँ पे फॉर्म किए गए, तो अब तक आप देखो कि 4 कमीशन फॉर्म किए गए, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। इट मीन्स कि 2002 के बाद से अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म नहीं किया गया है। कौन कौन होते हैं इसमें, 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिसियो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी वो किसी पोस्ट में है, लेकिन ये पोस्ट उनको जो है बाय 1 गेट 1 फ्री के रूप में मिला है, लेकिन उनको इनका जो है सैलरी नहीं मिलती है। तो सर्वी या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो इनके चेयरमैन होते हैं इस कमीशन के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिस स्टेट के लिए ये बनाया जा रहा है, तो ये भी आप कंसर्न स्टेट के, तो ये भी आप देख सकते हो डीलिमिटेशन कमीशन। तो कंपोजिशन क्या है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, रिटायरिंग या फिर सर्विंग। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन यही है कि इनको यहाँ पे नंबर्स और बाउंड्री कितने कॉन्स्टिट्यूंसी की है वो डिटरमाइन करना है, जिससे कि पॉपुलेशन जो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी की हो वो इक्वली यहाँ पे आ सके। साथ ही सीट भी यहाँ पे रिजर्व किया जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। आज की डेट में इनकी पोजीशन देखें तो इनका जो ऑर्डर है वो फोर्स ऑफ लॉ है। नो डिलिमिटेशन पोस्ट 1981 और 1991, यानी कि 1981 और 1991 सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन नहीं बनाया गया। 84th यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई जिसमें कि 2002 का जो यहाँ पे डिलिमिटेशन है उसको यहाँ पे रख दिया गया कि 2026 तक इसी की जो डिलिमिटेशन की गई है वही कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे आपकी फॉलो की जाएगी। तो इसलिए 2002 के बाद से आप देखो कि अभी तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं फॉर्म किया गया है, तो यही ध्यान रखना है।
अब आते हैं राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल में अगर हम लोग बात करें, इसका क्या मतलब है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्टोरेट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अपने इलेक्टेड ऑफिशियल को उनको हटा सके। जैसे हमारे द्वारा वोट दिया जाता है, और जैसे मोदी जी जो है आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठे हैं, अगर हम लोग को लगता है कि नहीं उनको हटा देना चाहिए, अब वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये पावर होना चाहिए राइट टू रिकॉल का, कि हम उनको उनके कुर्सी से हटा भी सकते हैं। ठीक है। अब आप देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ आप देखोगे कि डेमोक्रेसी है यानी कि लोग जो है यहाँ पे वोट देते हैं डायरेक्टली, और साथ ही साथ जो है उनसे हम लोग वोट देते हैं यहाँ पे, और उनसे जो है हमारे देश के लीडर चुन के आते हैं। बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जिसमें एक तो है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है कि लोगों से पूछ लो, ठीक है, वोटिंग करा लो। जैसे 50 अगर किसी देश के लोग हैं तो इनसे आपको पूछ लो कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वोट दी जाती है उसी के बेसिस में काम किया जाता है, यानी कि उसी के बेसिस में यहाँ पे लीडर चुने जाते हैं। साथ ही सिटीजन इनिशिएटिव है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रेट को यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो वोट करे लेजिस्लेटिव मेजर्स में, जो भी यहाँ पे लोगों के द्वारा प्रपोज की गई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे साइन कर देते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो ये सिटीजन इनिशिएटिव हो गया। प्लेबिसाइट क्या है? प्लेबिसाइट एक तरीके का रेफरेंडम ही है, जो कि सरकार के द्वारा ही ये किया जाता है, लेकिन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। लोग जो है ना, यानी कि कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को यहाँ पे इंजॉय करने दिया जाता है कि उनका खुद का राइट है कि वो सेल्फ डिटरमाइन करेंगे कि किनको यहाँ पे उनको वोट देना है। तो ये बाइंडिंग भी होता है, ये नहीं भी बाइंडिंग होता है, यानी कि ये मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। ठीक है, तो इस तरीके की है। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। स्टार कंपेनर जो इलेक्शन में कहा जाता है, तो स्टार कंपेनर जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं, और कुछ जो आप लोग देखते हो कि जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो यहाँ पे उनको 40 स्टार कंपेनर दी जाती है, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उनके पास 20 ही स्टार कंपेनर्स जो है होने चाहिए। तो स्टार कंपेनर्स क्या होते हैं, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, तो उस समय स्टार्स लोग को बुलाया जाता है। कोई भी सेलिब्रिटी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई भी फेमस सेलिब्रिटी, जैसे आपके बॉलीवुड के ही सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो उनके द्वारा जो है ये कंपेज कराई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो भी यहाँ पे स्टार कंपेनर है, तो उनको यहाँ पे बाहर रखा जाता है, यानी कि कैंडिडेट के ऊपर जो टोटल खर्चे होते हैं ना, वो खर्चे यहाँ पे स्टार कंपेनर के ऊपर जो किया जाता है वो ऐड नहीं होता है। तो मैक्सिमम लिमिट अगर स्टार कंपेनर का देखें तो रिकॉग्नाइज्ड के लिए यहाँ पे आपका 30 किया गया है इस कोविड को देखते हुए, पहले 40 था। अनरिकॉग्नाइज्ड के यहाँ पे 15 किया गया है, जो कि पहले यहाँ पे 20 था। तो ये तो चलिए कोई बात नहीं, कोविड के टाइम पे था, हटाइए। इलेक्शन यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात की गई है, तो रूल 19 है जो कि 90 है, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का है, जिसमें कि कहा गया है कि टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है एक कैंडिडेट के द्वारा कितना होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कोई भी चेंज इस रूल में जो किया जा रहा है वो लॉ मिनिस्टर की अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है, एक लिमिट यहाँ पे फिक्स कर दी जाती है सारे खर्चे के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो लिमिट यहाँ पे इम्पोज करते हैं कंपेन एक्सपेंडिचर का, जो कि कैंडिडेट के द्वारा जो है यहाँ पे इंक्योर्ड नहीं होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो यहाँ पे जो उनकी जितनी टोटल खर्चे हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ 30 दिन में, जब से इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके 30 दिन के बाद, यानी कि यहाँ पे 1 महीने तक उनके पास टाइम होता है कि वो अपने खर्चे का जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को शेयर करें। ए वेव क्या है? ए वेव आप लोग देखो, यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी है, ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का। ये 2013 में साउथ कोरिया में इस्टेब्लिश किया गया था। एक्चुअली इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, जो कि यहाँ पे सियोल में देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है, और ये ठीक है, इतनी ध्यान देनी है, यानी कि वर्ल्ड का ये कैसे इलेक्शन को बेटर तरीके से मैनेज कर सके उसके ऊपर बात की जाती है। ओपिनियन और एग्जिट पोल क्या होता है? देखिए, ओपिनियन पोल जो है, जब बैलेटिंग होती है, टोटल जब काउंटिंग होती है इलेक्शन में, तो उससे पहले ये कंडक्ट किया जाता है। लोगों से, जो वोटर्स है, उनकी ओपिनियन मांगी जाती है, और ओपिनियन जितना भी दिया जाता है कि किसको उन्होंने वोट दिया है, उसके बेसिस पे एक लिस्ट प्रिपेयर होता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एग्जिट पोल क्या होता है, तो एग्जिट पोल एजेंसीज़ के द्वारा ये टेलीकास्ट किया जा सकता है, जिसमें कि सारे वेबसाइट होते हैं, और ये फाइनल फेज़, यानी कि जो पोलिंग का आप देखते हो कि बहुत सारा फेज़ होता है, 1 2 3 4 5, तो फाइनल फेज़ के बाद ही करना है। और कोई भी ओपिनियन पोल जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो कि ऑलरेडी वोट किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, दोनों अलग अलग हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे कानून सब है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, RTI, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अभी आपका न्यू कानून है 2019 का।
यहाँ पे क्या है ना कि आप देखो कि रिमूवल ऑफ फिक्स टर्म, इट मीन्स कि यहाँ पे फिक्स टर्म था चीफ इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन नहीं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का स्टेट और सेंट्रल लेवल में, तो ये 5 ईयर्स का था। बट ये जो नया अमेंडमेंट हुआ है ना, इससे इनका जो टेन्योर है 5 ईयर्स का वो हटा दिया गया। अब सरकार यहाँ पे नोटिफाई करेंगे, पहली चेंजेस है। दूसरी है कि यहाँ पे सैलरी की डिटर्मिनेशन, इट मीन्स कि यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सेंट्रल लेवल के, अब यहाँ पे जो उनकी सैलरी होगी वो भी सरकार के द्वारा बताई जाएगी। तो ये सेकंड चेंजेस है। और जो प्रोविज़न है सैलरी का रिडक्शन का वो भी हटा दिया गया है। जैसे CIC का और IC का है, स्टेट CIC और स्टेट IC का है, तो ये भी हटा दिया गया है पेंशन के कारण। इससे पहले आप देखो 2005 का जो एक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अगर किसी भी तरीके का सरकार से कोई सवाल जवाब करनी है तो जवाब मांगनी है वो मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरीके का जवाब जो है सरकार देगी। कुछ ऐसी भी प्रोविज़न है जिसमें कि सरकार को लगता है कि नहीं, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस तरीके का जो है इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करना है, तो वो नहीं कर सकते। अपील मैकेनिज्म क्या है कि अगर आप किसी भी जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो, यहाँ पे एक PIO होते हैं जिनको हम लोग पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं, वो यहाँ पे पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उनके डिसीजन से अगर आप लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो उनके आंसर से, तो आप लोग पहली बार अपील कर सकते हैं और फिर दूसरी अपील करने का भी यहाँ पे अधिकार है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्टेट और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये कैसी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, याद रखना है, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये निकल कर आया है। ये फाइनल एप्लेट ऑफ अथॉरिटी होते, यानी कि आप जो है फाइनली कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप जो है फाइनल कंप्लेन कर सकते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, यानी कि पावर होती है पेनल्टी इम्पोज करने की, वो भी PIO के ऊपर ये पेनल्टी भी लगा सकते हैं अगर ऐसा पता चल गया कि ये सही तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखो कि इनको एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है पार्लियामेंट को, और जो स्टेट के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उन्हें अपना स्टेट लेजिस्लेचर में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है। अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, मे बी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो ये कमीशन में कौन कौन होते हैं, तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और यहाँ पे 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होने चाहिए। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन एक कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू ही इनका नाम निकल कर आता है। और इस कमेटी में जो मेंबर होते हैं, एक तो PM होते हैं जो कि इस कमेटी के सेल्फ चेयरपर्सन है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। साथ ही यहाँ पे पर्सन ऑफ एमिनेंस भी होते हैं जिनका अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस मैनेजमेंट के फील्ड में। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एक बार जब ये अपॉइंट हो गए तो उनके बाद रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस की गई है इस चीज़ को देख लेते हैं। पहले क्या था, अब क्या है, रेगुलेटर। तो पहले कोई अलग से रेगुलेटर नहीं थे, अब यहाँ पे आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाया गया है। कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो कंप्लेन को यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा, और पहले कंप्लेन जो था वो कंज्यूमर कोर्ट में ही फाइल किया जाता था। प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है, तो कंज्यूमर जो है वो कंपनसेशन मिल सकता है अगर किसी भी तरीके का कंज्यूमर को हार्म्ड किया है वो प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट जो है गलत तरीके से उनको दिया गया है, गलत प्रोडक्ट भी दिया गया है, तो उनको उनका कंपनसेशन दिया जाएगा। पहले इस तरीके का कंपनसेशन देने का पहले के कानून में कोई प्रोविज़न नहीं था। अगर हम लोग यहाँ पे जुरिस्डिक्शन देखें तो आप देखो डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़ तक का यहाँ पे काम किया जाएगा, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल में 10 करोड़ से ज़्यादा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट में आपका 20 लाख था, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ था, और नेशनल में 1 करोड़ से ज़्यादा। ई कॉमर्स के लिए भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि ई कॉमर्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पहले नो प्रोविज़न था, बट अब यहाँ पे सारे रूल्स लाए गए हैं। मीडिएशन सेल्स जो था वो पहले नहीं था, बट अब यहाँ पे कोर्ट को रेफ़र कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए, वो भी मीडिएशन के थ्रू। तो ये सारे कुछ चेंजेस किए गए हैं नए कानून में, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो कंज्यूमर के पास जो है अब 6 राइट्स आ चुके हैं। क्या क्या है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, इट मीन्स कि हमें जो सामान दी जा रही है, सर्विसेज दी जा रही है, अगर वो हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इट मीन्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। राइट टू बी एश्योर्ड, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो वो उसके लिए एश्योरेंस भी हमें मिलनी चाहिए, एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव प्राइस हो। राइट टू बी हर्ड, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें सुनना भी चाहना चाहिए। राइट टू बी सिक रिड्रेसल, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पे
हमें हमारी परेशानी को भी सुना जाएगा, और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि हमें पूरी तरीके से अवेयर भी की जाएगी। ठीक है, अवेयर होने का भी यहाँ पे पूरा अधिकार है। तो इतनी बातें याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग देख लो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि ई कॉमर्स रूल्स 2020 लाया गया, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल्स किसके द्वारा लाया गया, तो ये ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो कि इस कानून का ही पार्ट है। जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं ना, उनको मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लेकर आने के लिए ये जो रूल्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर यानी कि जितने भी ई रिटेलर्स है जो कि इंडिया में आपका और अब्रॉड में रजिस्टर्ड है, उनके ऊपर यहाँ पे आपका रूल्स अप्लाई होगा। इसमें क्या है कि सारे सामान जो ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं ना, वो उनको यहाँ पे कवर किया गया है, और वो भी मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री लीड मॉडल के थ्रू। मार्केट प्लेस क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी सेलर होते हैं, और इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सामानों का स्टॉक होता है और वो ऑनलाइन सेल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी कि ई कॉमर्स के लिए भी यहाँ पे बेटर तरीके का रूल्स लाया गया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर की गई है इस एक्ट के थ्रू कि जो अगर गलत तरीके का व्यापार प्रैक्टिस हो रहा है ई कॉमर्स में, तो उसको यहाँ पे देखना है। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग जो है पीनल एक्शंस के तहत यहाँ पे लेकर आना है। इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी यहाँ पे अपराध सिद्ध होती है, यानी कि अपराध को यहाँ पे सेक्शन वगैरह लगता है, तो वो भी यहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखनी है। साथ ही आते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं। तो अभी आप लोग देखो कि यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के लिए भी गाइडलाइन लाया गया है कि कोई सामान के ऊपर आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है, बहुत सेल किया जाता है, जिससे लोगों को प्रभाव किया जाता है और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे आपका गाइडलाइंस लाया गया है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2020, जिसे हम लोग यहाँ पे FCRA कहते हैं। तो बेसिकली FCRA के बारे में आप समझो कि इसको लाया इसलिए गया था क्योंकि बहुत सारे NGOs है या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो फॉरेन फंडिंग लेती है, उनको बाहर से भी पैसे आते हैं, तो उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए इस कानून के तहत आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर इंडिविजुअल के द्वारा दिया जा रहा है, कोई एसोसिएशन के द्वारा या फिर कंपनीज़ के द्वारा, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यूटिलाइज़ करने के लिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि एक तरीके का आप डोनेशन समझो या फिर कोई करेंसी का ट्रांसफ़र समझो, ठीक है, जो कि फॉरेन सोर्स से किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो प्रोविज़न है, कुछ यहाँ पे आपका अमेंडमेंट किया गया, जैसे कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जो एक्सेप्ट किया जाता था उसको रोका जा रहा है। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो है, जिसमें कोई भी पर्सन जो कि सर्विस या फिर सरकार के सर्विस में सरकार को पे कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी में, मतलब कि पब्लिक ड्यूटी जैसी कोई भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनको हम लोग पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो इस अमेंडमेंट में जो है पब्लिक सर्वेंट को भी ऐड किया गया है। साथ ही कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट जो भी है ना, वो यहाँ पे बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। ट्रांसफ़र जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा किसी और के नाम पे। जैसे मेरे नाम पे ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, अगर मेरे नाम पे आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आ रहा है, तो किसी और के नाम पे मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। आधार, पासपोर्ट और जो OCI कार्ड है, ये ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। सारे NGO, सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। FCRA के अकाउंट की बात की गई है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली का ब्रांच है, वहाँ पे FCRA अकाउंट होना चाहिए, जिसके तहत इसी में बस आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके तहत आपका चेंजेस किया गया है। रेगुलेशन की जा रही है NGOs का। तो NGOs जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डिफ़ाइन किया गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कि कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हमारे सोसाइटी में एक अच्छा खासा मैसेज पहुंचता है। जैसे गरीब लोगों की सहायता करते, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते, बेसिक जो सोशल सर्विस है वो पहुंचाते, तो उसे हम लोग NGO कहते हैं। हमारे संविधान में NGO का अगर आप देखो तो आर्टिकल 19(1)(c) है, जिसमें कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कहा गया है। आर्टिकल 43 है जो कि DPSP में है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने की बात की गई है रूरल एरिया में। कंकरेंट लिस्ट है हमारे 7th शेड्यूल में, जिसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। तो हमारे संवैधानिक रूप में भी आप देख लिए प्रोविज़न क्या क्या है। एक फेमा एक्ट है जो कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं 1999 का। तो कुछ सर्टेन NGOs है जो कि फेमा के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो भी यहाँ पे अपने फॉरेन फंड को डिस्पर्स कर सकते हैं बहुत सारे एसोसिएशन में जो कि इंडिया में है। अब ये फेमा को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, लेकिन FCRA को रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो ये डिफरेंस को भी आपको ध्यान रखना है। ड्राफ्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020, तो ये अभी ड्राफ्ट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि एक बिल लाया गया है, ये आपका सिगरेट और टोबैको के लिए। तो ये जब तक कानून नहीं बन जाता हम इससे बात नहीं करेंगे। ये भी बिल है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया है, लेकिन अभी तक ये प्रेसिडेंट इसमें साइन नहीं किए, तो इसमें बात नहीं करेंगे।
बेटिंग इन इंडिया, गैमलिंग और बेटिंग को बहुत बार इसमें बात की जाती है, बट इसमें आपका जो है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि सिक्किम और नागालैंड है जो कि ऑनलाइन गैमलिंग को प्रमोट की, मतलब कि परमिट किए, ठीक है। और जस्टिस लोधा कमेटी है जो कि गैमलिंग के बारे में वो बात करते हैं, तो इस कमेटी के बारे में भी ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर बॉडी देख ले हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो सबसे पहले अभी एनआरए का यहाँ पे फॉर्म हुआ है जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहते हैं। एनआरए यहाँ पे जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम लोग सेट कहते हैं, उसकी एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि जो नॉन गस्टेड पोस्ट है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक में, इनकी एग्ज़ाम लेंगे। इनको जो रजिस्टर्ड किया गया है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड किया गया है। और ये यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यहाँ पे आईबीपीएस, जो कि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। सेट की बात करें तो ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, ग्रेजुएट लेवल पे, 12th पास लेवल पे और 10th पास लेवल पे। ये आपका डिफरेंट टाइम पे ये आपका एग्ज़ाम होगा। ये 3 एजेंसीज़ जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराएगी, आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी, ये याद रखना है। ये एग्ज़ाम हमारे टोटल 12 लैंग्वेजेस में होंगे और ये फर्स्ट क्लास टेस्ट होगा, जिसमें कि यहाँ पे आपका कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ये जो स्कोर इसमें दी जाएगी वो अगले 3 साल तक वैलिड होगी। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स में, तो ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन की बात करें क्या एडवांटेज है, तो स्टूडेंट के लिए ये एडवांटेज है कि बहुत सारे एग्ज़ाम देने होते हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। विमेन को इनकरेज किया जाएगा कि अब उनके डिस्ट्रिक्ट में भी एग्ज़ाम होंगे तो वो आसानी से बिना ट्रैवल किए एग्ज़ाम दे सकते हैं। बर्डन जो है फ़ी का, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए फ़ी देना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। आउटरीच और अवेयरनेस होगी। इंस्टीट्यूशन के लिए क्या है कि जो कॉस्ट यहाँ पे लगाना होता था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, वो यहाँ पे कम हो पाएगा। सिंगल एग्ज़ाम होगा जिसमें कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट साइकिल जो आपको बार बार देखने को मिलता है वो यहाँ पे कम हो पाएगी। एनआरआई जो है वो यहाँ पे आपका एनआरए ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है। ये एनएमसी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मेंबर की बात करें तो 33 मेंबर होंगे, जिसमें कि चेयरपर्सन होंगे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, 10 यहाँ पे एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे और 22 पार्ट टाइम मेंबर होंगे। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल है, इस कानून के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाएंगे और ये काउंसिल का प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। और फंक्शन क्या होंगे, तो फंक्शन होगा कि पॉलिसी फ्रेम करना, जिससे कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल जो है उसको रेगुलेट करना है। ऑटोनोमस बोर्ड भी होंगे, वो भी ध्यान रखना है। और एक है कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट होगा, यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट भी होगा। जिनकी यहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उनको लाइसेंस लेने के लिए ये नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्ज़ाम देना होगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 ये कानून लाया गया, इसके तहत स्टेट में भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फंक्शन क्या है कि बेसिकली ये देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही है तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, किसी भी जेल में और अदर इंस्टीट्यूशन में ये विजिट कर सकते हैं, और जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल की जाती है। और सेफगार्ड को भी ये रिव्यू कर सकते हैं जो भी संविधान में ये प्रोवाइड किया गया है। और पेमेंट के लिए अगर कंपनसेशन या फिर कोई डैमेजेस की पेमेंट के लिए भी ये रिकमेंड कर सकते हैं। और ये रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनके पास पावर होता है सिविल कोड का। और रिसेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया गया है, यानी कि 2019 अमेंडमेंट की जा रही है। तो देख लेते हैं क्या चेंजेस की जा रही हैं। तो पुराने वाले एक्ट के तहत जो है चेयरमैन कौन होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन होते थे जिनके पास ह्यूमन राइट से रिलेटेड नॉलेज हो, तो वो यहाँ पे मेंबर होते थे। साथ ही चेयरपर्सन जो है वेरियस कमीशन के होते थे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पे विमेन की। अभी क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो यहाँ पे चेयरमैन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि 3 मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे 1 विमेन होगी। साथ ही साथ यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे, वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस के भी, तो ये भी ऐड किया गया है। साथ ही यहाँ पे चाइल्ड जो पॉक्सो के हैं और चीफ कमिश्नर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं वो यहाँ पे मेंबर होंगे, तो इतना ध्यान रखना है। अगर चेयरपर्सन देखें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, तो इसके तहत कौन होते थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन अब यहाँ पे अमेंड किया गया है और यहाँ पे 2 ऑप्शन रखा गया है कि चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या था, पहले यहाँ पे 5 इयर्स था या फिर 70 इयर्स तक एज बैरियर था, बट अब यहाँ पे घटा दिया गया है 3 इयर्स है और 70 इयर्स एज बैरियर्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 इयर्स लिमिट है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है कि रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे
5 ईयर्स यहाँ पे लिमिट है रीअपॉइंटमेंट के लिए। यूनियन टेरिटरी के लिए देखिए तो पहले कुछ नहीं था, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कन्फेयर करेगी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट फंक्शंस, जो कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये भी देखिए यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा जो है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी कुछ न्यू ऑप्शंस लाए गए हैं। अब आते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। 1964 में सतनान कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशन से ये आपका फॉर्म किया गया था। 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी है और साथ ही साथ आप देखो कि 2 विजिलेंस कमिश्नर से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इस बॉडी में एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और 2 यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर होंगे। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बट यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी होते हैं सेम, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन है, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के। एक न्यूज़ में है इंटीग्रिटी पैक्ट। एक्चुअली ये इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है, एक विजिलेंस टूल है जिसमें कि एग्रीमेंट किया गया है डिफरेंट वेंडर्स और जो बिडर्स हैं और जो बायर्स है वो यहाँ पे कमिट कर रहे हैं, यानी कि दोनों पार्टी जो है किसी भी तरीके का करप्ट इन्फ्लुएंस नहीं होंगे या फिर किसी भी तरीके का करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। अगर हम लोग इंटीग्रिटी पैक्ट की बात करें तो ये लीगल डॉक्यूमेंट भी होगा और प्रोसेस भी होगा, और इसको डेवलप किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और ये कब किया गया था 1990 में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी 22nd लॉ कमीशन बनाया गया है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये टाइम टू टाइम सरकार के द्वारा फॉर्म किया जाता है। ये आप लोग देखो कि सरकार के जो है ऑर्डर यहाँ पे दिए जाते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं इसको, और समटाइम्स इसको एडवाइजरी बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये सरकार को एडवाइस देते हैं, लेकिन ये सरकार के ऊपर जो है बाइंडिंग नहीं होता है। इनका अगर टेन्योर देखोगे तो 3 साल तक है और हर 3 साल में फिर से ये लॉ कमीशन बनाया जाता है। पहला लॉ कमीशन जो था वो चार्टर एक्ट 1833 के बाद 1834 में बना था और इसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन आप देखो फुल टाइम होते हैं, यानी कि 4 फुल टाइम मेंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिसियो मेंबर जो है सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के, और 5 पार्ट टाइम मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में देखते हैं कि ये बॉडी जो है 1986 में सेटअप की गई थी। जो भी हमारे देश में क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम होते हैं, उनके ऊपर जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। इनकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। इनकी पब्लिकेशन आप देख सकते हो, एक्सीडेंटल डेथ कितना हो रहा है, लोग सुसाइड कितना कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं, जेलों में क्या हालचाल है, कितने लोग हैं और कितना कैपेसिटी है उनके बारे में बताया जाता, फिंगरप्रिंट्स के बारे में, और जो मिसिंग विमेन और आधार का। तो आधार यूज़ में था, तो देखिए आधार जो है मैंडेटरी नहीं है अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हो तो। साथ ही आधार के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। आधार 12 डिजिट आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देखने को मिलेगा, जो कि UIADI ये है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको हमारे देश में रहने वाले लोगों को ये आधार कार्ड दिया जाता है। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है UIDAI, जो कि आधार एक्ट 2016 के तहत इसको बनाया गया है और ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। आधार में अगर आप देखो तो सिर्फ यहाँ पे 4 ऐसे पीसेज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि लिए जाते हैं। इट मीन्स कि आपका नाम, एज, जेंडर और एड्रेस, साथ ही यहाँ पे बायोमेट्रिक डेटा भी होता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो कुछ वर्चुअल आईडीज़ भी यहाँ पे आपका क्रिएट करने का रहता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग कुछ की फीचर्स देखें तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आधार नंबर होल्डर का। और आधार नंबर जो है ये आप लोग देखो कि वॉलेंट्री यूज़ होता है, यानी कि हर जगह मैंडेटरी नहीं है, और मैंडेटरी जो है वो तभी किया जाएगा जब पार्लियामेंट इसको पास करेगी। और ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आधार कार्ड की मैंडेटरी नहीं है, फाइन। उसके अलावा आप देखो डिस्क्लोज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ सर्टेन केसेस में, तो यहाँ पे अलाउ किया जाता है सिर्फ कुछ सर्टेन केसेस में अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है आधार से रिलेटेड तो सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाएगा तभी यहाँ पे अलाउ किया जाता है। साथ ही मिशन कर्मयोगी है, मिशन कर्मयोगी जो कि नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। एक्चुअली यहाँ पे सिविल सर्वेंट की रिफॉर्म्स के लिए ये आपका लाया गया है मिशन कर्मयोगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इनके रोल्स, एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिटिव अप्रोच को और ज़्यादा यहाँ पे आपका स्ट्रेंथन किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये डिलीवर किया जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है। क्यूरेटेड यहाँ पे डिजिटल लर्निंग मटेरियल होगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होता है, तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे यहाँ 2014 का, जो कि जो भी विसल ब्लोअर होते हैं एक काइंड ऑफ आप विटनेस कह सकते हो, कहीं भी करप्शन हो रहा है, गलत तरीके का यहाँ पे पावर का मिसयूज़ हो रहा है, कोई भी अगर गलत काम किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा भी, तो ये सारी चीज़ों को बताते हैं एक ऐसे इंसान जिसको हरास करने से यहाँ पे अगर उनको हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है तो उसके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है।
ये आपका आर्म्ड फोर्सेस जो यूनियन के है उसमें ये विसल ब्लोअर्स एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये एक की पॉइंट है जिसे ध्यान रखनी है। आईपीसी और सीआरपीसी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें डिफरेंस क्या है, तो एम होता है कि आईपीसी में क्राइम को डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल लॉज की रेगुलेशन और प्रोसीजर क्या होगी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सीआरपीसी से मिलती है। आईपीसी की बैकग्राउंड देखें तो ऑफिशियल ये क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है, 1860 में ड्राफ्ट किया गया था यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और सारे सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ जो क्रिमिनल लॉ है उसको यहाँ पे कवर किया गया है। सीआरपीसी की बात करें तो 1973 में इसको लाया गया है। इनिशियली कब बनाया गया था, तो 1883 में, ठीक है। और ये मशीनरी है कि क्राइम को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, और मशीनरी है कि एविडेंस कलेक्शन करने का, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्टी, इनोसेंस और पनिशमेंट भी इसी के तहत दी जाती है। कौन इसको रिव्यू कर सकता है, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो कि इसको रिव्यू कर सकते हैं। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 1970 में सेटअप किया गया था, और ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड की, तो राशन क्या क्या होता है। राशन कार्ड एक डॉक्यूमेंट है जो कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के तहत इसको इशू किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका पीडीएस लेने के लिए, यानी कि जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो आप फेयर प्राइस शॉप से इसे परचेज़ किया जा सकता है सस्ते दाम में। और ये जो आपके बीपीएल की जो पर्सन होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको यहाँ पे राशन कार्ड दी जाती है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम लाया गया। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक इंसान का अगर एक, जैसे महाराष्ट्र की अगर राशन कार्ड है तो ये राशन कार्ड आपका जो है बिहार में भी काम करेगा, गुजरात में भी काम करेगा, तमिलनाडु में भी काम करेगा। और ये जो राशन कार्ड का फंडा आया है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से देखने को मिलेगा कि पूरी नेशन वाइड जो है फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग बेनिफिट देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो पोर्टल बनाया गया है ये इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए और इंट्रा स्टेट के लिए अन्न वितरण पोर्टल है। अन्न वितरण पोर्टल है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकली ये ट्रांजैक्शंस देखा जाएगा पीओएस डिवाइस के थ्रू, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। अदर इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पे देखें तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जिनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कि ई गवर्नेंस जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे, इससे ट्रांसपेरेंसी निकल कर आएगी, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है जिसको पब्लिश किया गया है नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स के द्वारा। लार्ज स्टेट में देखें तो केरल टॉप में है, स्मॉल स्टेट में देखें तो गोवा टॉप में है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स देखें तो प्रजा फाउंडेशन के द्वारा इसको लाया गया है, जिसमें कि आप देखो कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसकी रियल एम्पावरमेंट को यहाँ पे आपका देखा जाता है। अगर इंडिया की है वो कवर हो गई है, ये मैं एकदम फास्ट तरीके से कवर कराई हूँ, जिसमें कि जो सिर्फ हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर की हूँ। तो आई होप कि आपको ये लेसन काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे और लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए इस तरीके की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इसके अलावा अगर आप लोग विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ जाकर आप लोग अप्रोच कर सकते हो, फिर आपको पता चलेगा और आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। फर्दर अगर आप लोग को और भी इसी तरीके की सीरीज़ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं सारे सब्जेक्ट की इसी तरीके से फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में आपके लिए लेकर आ सकती हूँ जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।